क्लास 12th ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का पूरी की पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप देख सकते हो। उसके साथ मेरे ऐसे नोट्स की ये चैप्टर आपको फिर चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, ये वीडियो इनफ है। आप कहीं से भी शुरुआत करें, आपको कुछ नहीं आता है, फिर भी आई विल मेक यू द हीरो ऑफ दिस चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से। अभी दीदी पढ़ाई में लगे अब सब इजी। अभी दीदी तैयारी हो ऐसी कि हो सक्सेस स्पीडी। तो आपकी एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ क्या कह रहा है? इसमें गिवन है कि जब आप एक लिविंग वर्ल्ड को देखते हैं तो यहाँ बहुत डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। अमेजिंगली आप कॉम्प्लेक्स चीजों को देखेंगे। यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, उससे पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम एंड बायोम्स बनते हैं। नाउ किसी भी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल अगर आप ऑर्गेनाइजेशन पे देखेंगे तो यहाँ दो तरीके के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आपने एक बुलबुल को गाना गाते देखा सुबह सुबह गार्डन में, तब आप पूछ सकते हैं कि ये एक तो सवाल ये होगा कि बुलबुल गाती तो गाती कैसे है, और दूसरा क्यों गाती है। अगर पहले ही सवाल का आंसर दे कि गाती कैसे है तो अपने वॉइस बॉक्स से एक वाइब्रेटिंग बोन होता है उससे गाती है। क्यों गाती है तो अपने साथी से कम्युनिकेट करने के लिए, अपने मेट को ब्रीडिंग सीजन के दौरान कम्युनिकेट करने के लिए। तो देख सकते हैं आप सवाल पूछ सकते हैं, दो सवाल, क्यों और कैसे, है ना। तो यहाँ पर देखिए बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या बोला गया है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म से फिर पॉपुलेशन बनती है, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड देन बायोम्स बनते हैं। तो ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हमने इकोलॉजी एक तरीके से सब्जेक्ट जहां पर स्टडीज कैसे इंटरैक्शन होती है अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एबायोटिक एनवायरनमेंट कैसे होता है, ये सब इकोलॉजी में एक तरीके से सब्जेक्ट है जिसमें ये सब हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ बेसिकली इकोलॉजी में 4 बेसिक लेवल्स जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के ना उस पर ध्यान देता है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज और बायोम्स। तो ये 4 चीजें आती है इकोलॉजी में। तो ये जो यूनिट है ना जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन के बारे में। जो नेक्स्ट यूनिट इकोसिस्टम हो गया और एक बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जिसका यहाँ आई बटन पे मैं लिंक भी दे दे रही हूँ, वो मैंने पढ़ा रखा है। ये सब क्या है, कम्युनिटीज, बायोम्स भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इकोलॉजी में ये 4 चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं पॉपुलेशन के बारे में। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट क्या होता है, अगर आप नेचर में देखेंगे तो बहुत ही रेयरली ऐसे आइसोलेटेड सिंगल सा इंडिविजुअल किसी स्पीसीज का ऐसे तन्हा कहीं पड़ा हुआ दिखेगा। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। मेजॉरिटी सब लोग ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। आप ही नेबर्स में साथ मिलकर रहते हैं ना, वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में जहां पर आप शेयर करते हैं और compete भी करते हैं सिमिलर रिसोर्सेज के लिए, पोटेंशियली इंटरब्रीड भी करते हैं, आपस में शादी करते हैं, है ना। इसी को हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। ऑल दो इंटरब्रीडिंग के टर्म में यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंप्लाई होता है, जहां पर इवन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जनरली आप जो करते हैं ना उनको भी पॉपुलेशन में कंसिस्ट किया जाता है, इनको भी रखा जाता है इकोलॉजिकल स्टडी के लिए। अगर आप देखेंगे तो कॉर्मोरेंट्स ऑफ वेटलैंड्स हो गया, अबैंडन ड्वेलिंग के चूहे हो गए, टीक वुड ट्री एक फॉरेस्ट ट्रैक में हो गया, कल्चर प्लेट की बैक्टीरिया हो गया, पॉन्ड की लोटस हो गया, ये सभी पॉपुलेशन का ही एग्जाम्पल है। अर्लियर चैप्टर्स में आपने देखा है कैसे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज द वन जो कोप अप करते हैं अपने चेंजिंग इन्वायरमेंट से, यानी इवोल्यूशन चैप्टर की ये बात करें जहां पर मैंने आपको पढ़ाया है कि किस तरीके से इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है, इंडिविजुअल और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कोप अप होते जाते हैं। इट इज एट द पॉपुलेशन लेवल कि नेचुरल सिलेक्शन होता है ताकि डिजायर्ड ट्रेट का इवॉल्व हो पाए। यहाँ पर पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है, इसीलिए क्या बोलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया बन जाती है बिकॉज ये लिंक करती है इकोलॉजी को पॉपुलेशन के जेनेटिक्स से और इवोल्यूशन से भी। तो अगर आप पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको पॉपुलेशन की क्या जेनेटिक्स है, वो क्या क्या इवॉल्व किए हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा। यहाँ पॉपुलेशन में ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जबकि सिंगल अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म का देखेंगे तो उसमें ये प्रेजेंट नहीं होता है। क्या है, एन इंडिविजुअल क्या हो सकता है, बर्थ होगा या डेथ होगा, है ना, किसी आदमी का जन्म होगा या वो मर जाएगा। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन की बात करेंगे तो पॉपुलेशन के लिए बर्थ रेट होता है और डेथ रेट होता है। अगर पॉपुलेशन में रेट का मतलब होता है ना कि कितने पर कैपिटा बर्थ और कितने पर कैपिटा डेथ हो रहे हैं, रेट का मतलब होता है कि कितने चेंज इन नंबर हो रहे हैं, या तो वो बढ़ेगा या घटेगा विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स, यानी इतने मेंबर्स के रिस्पेक्ट में इतनी डेथ हुई है। ये क्या हो गया, पॉपुलेशन के लिए आप करेंगे, है ना। जैसे अगर आप एग्जांपल दिखाती हूँ, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए एक पॉन्ड में 20 लोटस है, पिछले साल 20 लोटस थे, यहाँ पर 8 न्यू लोटस का रिप्रोडक्शन होके 8 न्यू लोटस आए। अभी क्या पॉपुलेशन कितना हो गया, 28 हो गया, यानी पिछले साल 20 थे, अभी 28 लोटस हो गए। तो बर्थ रेट कितना हो जाएगा, बर्थ रेट हो जाएगा 8/20, यानी 0.4 का बर्थ रेट आया, बिकॉज हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया, कितने का जन्म हुआ और पहले कितने थे,
तो उसको कहेंगे हम लोग बर्थ रेट, यानी 0.4 ऑस्प्रिंग्स पर ईयर लोटस बना रहा है, तो ये हो गया बर्थ रेट, है ना। अभी एक और देखते हैं, जैसे कि लेबोरेटरी पॉपुलेशन में जैसे 40 फ्रूट फ्लाइज थे, उनमें से 4 मर गए एक वीक के अंदर 4 मर गए, यानी 4/40 यानी कि क्या हो गया 0.1, और यानी 0.1 का डेथ रेट हुआ ये, ठीक है। देखा जाए डेथ कितनों की हुई, 4 की हुई, लेकिन डेथ रेट कितना निकला, जितने थे उसको बेसिकली जितना मरा डिवाइडेड बाय जितने थे वो निकलता है डेथ रेट। ये क्या, यहां हमने बर्थ रेट देखा, डेथ रेट देखा, ये कहां पॉपुलेशन की अगर हम बात करेंगे तो रेट में बात करते हैं, ठीक है। अनदर एट्रीब्यूट क्या होता है यहां पर पॉपुलेशन में, क्या होती है सेक्स रेशियो होती है, यानी कितने मेल कितनी फीमेल है। एक इंडिविजुअल क्या होता है आइदर मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, लेकिन एक पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो होती है, यानी कि कितने परसेंट मेल है कितनी परसेंट फीमेल है। जैसे यहां देख सकते हैं 60% फीमेल है 40% मेल है, तो ये क्या होता है पॉपुलेशन में होता है। जबकि अगर आप इंडिविजुअल को देखेंगे तो या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। यह पॉपुलेशन किसी भी गिवन टाइम पे क्या क्या कंपोज होता है, वो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्टेजेस पे, जितने ऑर्गेनिज्म है जितने एजेस है, अब आप किसी पॉपुलेशन को देखेंगे तो उसमें बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सब होते हैं। ये जो एज डिस्ट्रीब्यूशन पर इंडिविजुअल, एक किसी एज या एज ग्रुप का आप देखेंगे, इसको प्लॉट अगर आप पॉपुलेशन के लिए करेंगे ना तो एक एज पिरामिड बनता है, ठीक है। इस तरीके से एज पिरामिड बनता है। आप पूरे पॉपुलेशन का देख रहे हैं, उसमें डिफरेंट एज वाले लोगों का आपने एक पिरामिड बनाया है। ये पिरामिड का जो शेप होता है ना, यही बताता है कि क्या है बेसिकली ग्रोथ स्टेटस, या क्या वो ग्रो कर रही है वो जगह, क्या वो स्टेबल है वो जगह, या वो जगह डिक्लाइनिंग पोजीशन में जा रही है। तो देखिए प्री रिप्रोडक्टिव, यहाँ पर छोटे बच्चे ज्यादा है, यूथ ज्यादा है, वो क्या होती है, ये ग्रोइंग वाली पिरामिड होती है, एक्सपैंड कर रही होती है। रिप्रोडक्टिव यानी जो जन्म दे सकते बच्चों को, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी बूढ़े लोग। अगर स्टेबल का आप देखेंगे तो जितने बच्चे हैं उतने ही रिप्रोडक्टिव वाले हैं, एंड देन अगेन उतने ही मतलब ऑलमोस्ट उतने बूढ़े हो गए। डिक्लाइनिंग में क्या है, बच्चे कम हैं, बच्चे कम होंगे तो बाद में जब ये इधर पहुंचेंगे, यानी ये जब पहुंचेंगे रिप्रोडक्टिव वाले पे, तो वो रिप्रोडक्टिव वाले भी कम होंगे, रिप्रोडक्टिव वाले कम होंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग पे चली जाएगी, है ना। तो ये हो गया डिफरेंट एज पिरामिड, जिससे आपको पता चल जाएगा क्या उस जगह की पॉपुलेशन एक्सपैंड करेगी या स्टेबल है या डिक्लाइनिंग पे जा रही है। यहाँ साइज ऑफ पॉपुलेशन आपको बताता है कि उस हैबिटेट में स्टेटस कैसा है। जैसे व्हाट एवर इकोलॉजिकल प्रोसेस वी विश टू इन्वेस्टिगेट इन अ पॉपुलेशन, जैसे मान लीजिए क्या है कंपटीशन से क्या आउटकम निकला, या फिर क्या इंपैक्ट है प्रेडेटर का, क्या इंपैक्ट है पेस्टिसाइड वगैरह का, इसको हम लोग किस टर्म में निकालते हैं, इन द टर्म ऑफ अगर पॉपुलेशन का साइज आगे पीछे आपको देखने को मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा पॉपुलेशन का साइज घट रहा है, यानी इसको कोई खा जा रहा होगा, इसको कोई प्रेडेट कर दे रहा होगा। यहाँ पर साइज इन नेचर कुड बी एज लो एज, जैसे साइबेरियन क्रेन जो भरतपुर वेटलैंड्स में होते हैं उसमें कितना है लेस देन 10 हो गए। और अगर आप देखेंगे जैसे क्लाइमाडोमोनास हो गए एक पॉन्ड में, वो इन मिलियंस में होते, तो यहाँ साइज अलग अलग हो सकता है। पॉपुलेशन का साइज को अगर हम लोग क्या बोलते हैं ना, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, जिसको एन से रिप्रेजेंट कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इसको नंबर्स में ही आप मेजर करें, ऑल्दो टोटल नंबर जनरली आप अगर एप्रोप्रिएट मेजर लेंगे तो इन सम केसेस ये मीनिंगलेस हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप प्रॉपर नंबर से कि पॉपुलेशन में इतने लोग हैं 1 2 3 ऐसे गिनने लगेंगे तो ये ऑलमोस्ट डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि यहां पर अभी एक एग्जांपल देंगे कि मेरे गार्डन में 200 कैरेट ग्रासेस दैट इज पार्थेनियम हाइस्टेरोफस है, ठीक है। तो आपको लगेगा भाई 200 कैरेट ग्रासेस, वही किसी ने बोला कि मेरे गार्डन में ना एक ही लेकिन बैनियन ट्री प्रेजेंट है, तो आप सोचेंगे भाई इसके गार्डन में तो एक बैनियन ट्री प्रेजेंट है, उसके गार्डन में तो 200 कैरेट ग्रास प्रेजेंट है, यानी मैं ये वाला गार्डन अगर चूज करूंगा ना मुझे फायदा हो जाएगा। लेकिन क्या ये फायदा होगा? नहीं। यहाँ 200 घास प्रेजेंट है, लेकिन अगर आप देखेंगे एक बैनियन ट्री इस 200 घास पे भी भारी है भाई, है ना। तो आप खुद सोचिए यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बैनियन ट्री की कम है, एक ही है ये बैनियन ट्री, लेकिन इसका रोल ज्यादा है। इन सच केसेस हम क्या करते हैं ना, बायोमास लेते हैं, ठीक है। नंबर्स हर जगह नंबर्स लेके करना सही नहीं है। अभी आप एग्जांपल से समझ गए 200 और 1 में आपको लग रहा है 200 ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ बैनियन ज्यादा इनॉर्मस है ना, तो इसलिए हम लोग बायोमास लेते हैं और ये ज्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। यहाँ टोटल नंबर इज अगेन नॉट इजिली अडॉप्टेबल मेजर। अगर आप पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो टोटल नंबर नहीं हो सकता है, काउंटिंग इम्पॉसिबल हो जाती है या फिर बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। अब आप एक एक घास थोड़ी अब कर सकते हैं कैलकुलेट। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग को एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी का पता नहीं चलता है कि वहां पर कितने आदमी हैं, कितने जानवर हैं, तो हम क्या कहते हैं ना रिलेटिवली डेंसिटी लेते हैं, मतलब अप्रॉक्स लेते हैं। क्या है, जैसे कि फिशेस का, अब आप नदी में फिशेस गिनने बैठेंगे, ये कितना ही टाइम कंज्यूमिंग और इम्पॉसिबल सा टास्क दिखता है। तो आप क्या करेंगे, ट्रैप आपने लगाया, ट्रैप में आपने एक जगह पे देखा कि अरे एक बार निकालता हूं तो इसमें 5 मछलियां फंस के आती है, तो अप्रॉक्स करके आप टोटल पॉपुलेशन को एस्टिमेट कर सकते हैं, मतलब बिना काउंटिंग या एक्चुअली उसको देखे
आप अप्रॉक्स लगा के कर सकते हैं। जैसे अगर टाइगर के सेंसस निकलते हैं नेशनल पार्क्स में कि ना कितने टाइगर है, तो टाइगर कोई गिनने नहीं जाता है। यहाँ क्या होता है ना, नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स में पग मार्क्स यानी जो इस तरीके से निशान दिखे या जितनी पूप होती है यानी कि फीकल पैलेट्स होते हैं पॉटी से, ये लोग जानते हैं अच्छा यहाँ इतनी पॉटी है तो अप्रॉक्स इतने टाइगर्स यहाँ रहते होंगे। तो ये होता है अप्रॉक्स चलता है, हर चीज को काउंटिंग करने नहीं बैठ जाते, थोड़ा दिमाग लगाइए, है ना। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है अब हम ये जानेंगे। देखिए पॉपुलेशन में कितने लोग प्रेजेंट है, कितनी स्पीशीज हैं, ये कोई स्टैटिक पैरामीटर नहीं है हमेशा इतने ही होंगे, नहीं, कुछ मरते हैं कुछ फिर जन्म लेते हैं, इस तरीके से होता है। समय के साथ चेंज हो सकता है वेरियस फैक्टर्स पे, जैसे कि फूड की कितनी अवेलेबिलिटी है, कितना प्रेडेशन का प्रेशर है, कौन उनको खा जा रहा है भाई, कितना एडवर्स वेदर है, इन सब पे डिपेंड करता है कि कितनी स्पीसीज उस पॉपुलेशन पे होगी। ये कभी भी स्टैटिक नहीं होता कि इतने, मैंने उस 10 साल पहले 10 यहाँ टाइगर रहते थे अभी भी 10 ही रहते होंगे, नहीं, यहाँ वेदर चेंज हुआ होगा, कुछ प्रेडेशन का प्रेशर हुआ होगा, फूड में डिफरेंस हुआ होगा, अलग अलग हो सकते हैं ना। यहाँ पर चेंजेस कैसे आ रही हैं पॉपुलेशन डेंसिटी में, यहाँ पर कुछ आइडिया आपको देता है कि क्या हो रहा होगा आखिर पॉपुलेशन के अंदर, या तो वो फ्लरिश हो रही होंगी या घट रही होंगी, डिक्लाइन हो रही होंगी। आपको पता चल जाएगा ना, पहले 100 टाइगर यहाँ रहते थे अब 90 हो गए हैं, यानी कि ये डिक्लाइनिंग में जा रहे हैं। पहले यहाँ 10 रहा करते थे अब 30 हो गए, यानी फ्लरिश हो रहे हैं ना। व्हाट कोई भी रीजन हो, पॉपुलेशन का फ्लक्चुएशन होता है, 4 बेसिक प्रोसेस होता है जो कि अभी हम जानेंगे। पॉपुलेशन या तो बढ़ेगी या घटेगी, ये हैं वो 4 रीजंस, जो होगा उसी के कारण होगा, आप खुद समझ जाएंगे, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले बात आती है नैटालिटी। नैटालिटी नॉटी 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 यानी बच्चों का जन्म, यानी नैटालिटी का मतलब होता है कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं। अगर नैटालिटी बढ़ेगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी ना। मोर्टेलिटी, मर गया, यानी कि कितने नंबर ऑफ डेथ हो रहा है, अगर मोर्टेलिटी बढ़ेगी तो पॉपुलेशन घटेगी, बिकॉज यहाँ नंबर ऑफ डेथ हो रहा है। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, इमिग्रेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेम स्पीशीज का जो उनके हैबिटेट में रहने आ गए यहीं और से पीरियड ऑफ टाइम में आ गए। इमिग्रेशन क्या मतलब, यहाँ पर कोई रहता था, इसमें कोई सेम स्पीशीज के लोग रहने आ गए, है ना। फिर एमिग्रेशन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो कि उस हैबिटेट को छोड़ के चले गए, कहीं और ही चले गए, यानी यहाँ पहले रहते थे यहाँ से चले गए कहीं और। तो आप खुद सोचिए, इमिग्रेशन में आ रहे हैं, इमिग्रेशन में आएंगे तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, इमिग्रेशन होगी यानी पॉपुलेशन बढ़ेगा, वही एमिग्रेशन होगी तो पॉपुलेशन घटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, नैटालिटी का मतलब होता है प्लस होगा, यानी बच्चे का जन्म हो रहा है तो पॉपुलेशन में प्लस होगा कोई चीज। इमिग्रेशन में क्या होगा, यहाँ पर कोई आ रहा है यानी प्लस होगा। एमिग्रेशन में जा रहा है यानी माइनस हो जाएगा। मोर्टेलिटी यानी मर जा रहा है तो ऑब्वियसली जा रहा है। अब देखिए इसका सिंबल्स क्या है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी का एन होता है सिंबल। नाउ नैटालिटी बच्चे का जन्म, बेबी तो इसका बी होता है। इमिग्रेशन का तो आई होता है, एमिग्रेशन का ई होता है। मोर्टेलिटी मर गया, डेथ हो रही है तो इसका सिंबल डी होता है। नाउ इससे एक फॉर्मूला क्रिएट करा जाता है। क्या है फॉर्मूला, यहाँ बताया जा रहा है कि लेट एन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी किसी टाइम टी पे, ठीक है, फिर टाइम t+1 पे, यानी कि और कुछ समय आगे गए तो उसके बाद क्या पॉपुलेशन होगी, इसका ये फॉर्मूला बताता है। यानी कि पहले जो पॉपुलेशन थी प्लस में कितना बर्थ हुआ, कितने लोग आए, वो आप एक साथ जोड़िएगा और माइनस कर दीजिएगा कितना डेथ हुआ और कितने चले गए। ऑब्वियसली ये बहुत ही इजी है। अगर आपको जानना है कि अभी की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है तो क्या होगा, जब हमने 10 साल पहले मेजर किया था तो इतने थे, है ना। उसके बाद कितने का जन्म हुआ, कितने और एक्स्ट्रा रहने आ गए और कितनों का मरण हुआ और कितने और एक्स्ट्रा भाग गए यहाँ से। तो इन सबको आप करके फाइनल आप पता कर सकते हैं। यहाँ आपको इस इक्वेशन को देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि अगर बर्थ रेट बढ़ेगा और अगर इमिग्रेंट्स बढ़ेंगे यानी कि ज्यादा लोग किसी रीजन में रहने आएंगे तो यहाँ पर B+I ज्यादा हो जाएगा। वही अगर कोई मरेगा ज्यादा यहाँ पर या फिर ज्यादा एमिग्रेशन होगा, जगह छोड़ के कोई जा रहा है तो इसका मतलब वहां का पॉपुलेशन घटेगा। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर देखेंगे तो बर्थ और डेथ जो हो जाते हैं ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, कितने जन्म ले रहे हैं और कितने मर रहे हैं। और अदर जो 2 फैक्टर है ना, ये बस स्पेशल कंडीशंस में ही देखने को मिलते हैं, जो कि है बेसिकली इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, यानी कि कोई छोड़ के जगह चला जा रहा है या किसी और जगह से किसी जगह आ जा रहा है। तो ये क्या होता है ना, जब कोई न्यू हैबिटेट को कॉलोनाइज किया जाता है। बेसिकली देखिए इमिग्रेशन और बर्थ रेट दोनों में ही पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे कि जहां पर न्यू हैबिटेट को जब कोई कॉलोनाइज कर रहा है, कॉलोनाइज यानी कि जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज किया, यानी ब्रिटिशर्स लोग बाहर से इंडिया के अंदर आए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई दूसरा जानवर अंदर आ रहा है किसी एरिया का तो इसमें आप बर्थ रेट नहीं देखेंगे, इमिग्रेशन देखेंगे कि कोई अंदर आ रहा है, ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। अब बात करते हैं ग्रोथ मॉडल।
क्या ग्रोथ पैटर्न समय के साथ कुछ प्रिडिक्टेबल या स्पेसिफिक पैटर्न शो करती है कि 10 साल पहले ऐसे ग्रोथ हो रहा होगा तो अभी भी ऐसे हो रहा होगा? क्या कोई पैटर्न शो करती है? पर परहैप्स वी कैन लर्न अ लेसन, या इसमें दो बेसिकली नेचर से आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले आता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है। देखिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हम क्या करते हैं ना, एक्सपोनेंशियली चीजों को ऐसा लेके चलते हैं ना कि यहाँ पर रिसोर्सेज जो है ना वो अनलिमिटेड पड़े हुए हैं। तो रिसोर्सेज, फूड और स्पेस जो है ना वो उसकी कमी नहीं है, बस तुमको ग्रो करने का काम है। ठीक है, ये बस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है बिकॉज रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं ना। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या बोल रहा है, ऐसा समझिए कि जो है ना अनलिमिटेड रिसोर्सेज आपको मिल गए हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ईच स्पीसीज को एबिलिटी मिल जाएगी रियलाइज करने में कि फुली इनेट पोटेंशियल, जिससे कि अपने नंबर्स में ही बढ़ते जाएंगे। और जैसा डार्विन ने ऑब्जर्व किया है, जब ये नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी बता रहे थे उस समय इन्होंने यही ऑब्जर्व किया कि अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाएंगे ना तो पॉपुलेशन बढ़ते ही जाएगी, है ना। तब ये जो होता है ना, ये जो पॉपुलेशन बढ़ते ही जाती है ना, जब अनलिमिटेड रिसोर्स होता है तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल या जियोमेट्रिक फैशन का ग्रोथ कहते हैं। यहां पर अगर किसी पॉपुलेशन का साइज मान लीजिए n है, बर्थ रेट आप देख रहे हैं, नॉट टोटल बर्थ पर कैपिटा, बेसिकली हम बर्थ रेट देख रहे हैं। ठीक है, इसको क्या आप d से रिप्रेजेंट करें, डेथ रेट को अगेन क्या d से रिप्रेजेंट करें। फिर अगर कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज n में होगा किसी यूनिट पीरियड ऑफ टाइम यानी t में, तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, dn/dt, किसी गिवन टाइम में कितना चेंज हो रहा है। यहाँ पर n का मतलब है कितनी पॉपुलेशन का चेंज हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, dn/dt, यानी कितना पॉपुलेशन का चेंज हो रहा है, क्या वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग अ यूनिट पीरियड यानी dt में। ठीक है, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो b माइनस डी करते हैं, b यानी कितना बर्थ हुआ, माइनस में कितना डेथ हुआ, और इंटू कर देते हैं n यानी कि टोटल यहाँ पॉपुलेशन की साइज कितनी थी। अब मान लीजिए b माइनस जो d है इसको एक कर दीजिए r के इक्वल, इसको b माइनस डी r होता है, तो r अगर आप कर देंगे तो dn/dt क्या हो जाएगा, rn हो जाता है। यहाँ r क्या होता है, इसको इंट्रिंसिक रेट भी कहा जाता है, ये इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है असेंबलिंग इंपैक्ट्स ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर पॉपुलेशन का। तो r का मतलब क्या है, कितना बर्थ हुआ माइनस कितना डेथ हो गया, ये होता है r, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। यहाँ पर आपको अगर आप r की वैल्यू देखेंगे, जैसे नॉर्वे के अगर चूहों के r की वैल्यू देखेंगे तो 0.015 है, अगर वही फ्लोर बीटल का देखेंगे तो 0.12 है। 1981 में r की वैल्यू इंडिया में ह्यूमन पॉपुलेशन का कितना है, 0.0205 है इंडिया में 1981 में r की वैल्यू। आप r की वैल्यू आज का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको बर्थ पता है, डेथ पता है, तो बर्थ माइनस डेथ करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब जो ये वाला इक्वेशन हमने बताया, इस इक्वेशन से एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिकल ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलेगा, दैट इज अ जे शेप्ड कर्व। ये है ना, ये जे शेप्ड, आप जे कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, तो यही जे शेप्ड आपको कर्व देखने को मिलता है। ये जे शेप्ड कर्व का मतलब है ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है। अब यहाँ पर कैलकुलस वगैरह लगा के एक और फॉर्मूला आता है एन का, यहाँ एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी वाला फॉर्मूला था। यहाँ एन टी का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, एन नॉट का मतलब होता है जब पॉपुलेशन डेंसिटी जब टाइम 0 था, आर का मतलब होता है इंट्रिंसिक रेट, यानी आर का मतलब क्या है, कितना बर्थ माइनस कितना डेथ हुआ, उसी को बेसिकली आर कह रहा है। ई का मतलब होता है बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम, दैट इज नोन एज 2.71828 होता है इसकी वैल्यू। तो ये हो गया एक और फॉर्मूला यहाँ गिवन है। तो ये मैंने बताया जे शेप्ड कर्व आता है अगर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है। वही अभी ये एस सिग्मॉइड कर्व होती है, एक्चुअल में क्या होती है ना, ये जो अभी हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पढ़ा कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, बल्कि रियलिटी इज दिस वन। रियलिटी अभी हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। ठीक है, रियलिटी में सिग्मॉइड कर्व बनता है, एंड में जाके रिसोर्सेज खत्म हो जाती हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये आगे अब नहीं बढ़ेगा, रिसोर्स खत्म हो जाएगी। अभी हम पढ़ने वाले, डोंट वरी। देखिए, सबसे पहले तो अभी ये वाला टॉपिक हम खत्म करते हैं। यहाँ क्या गिवन है कि कोई भी स्पीशीज अगर एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, अनलिमिटेड रिसोर्स है, तो ये क्या होगा, इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी बढ़ती जाएगी। अगर आप देखेंगे कि एनिमल्स जो शॉर्ट ग्रोइंग एनिमल्स जैसे एलिफेंट वगैरह होते हैं, उनको भी अगर आप अनलिमिटेड रिसोर्स दे देना, कोई चेक्स वगैरह नहीं है, अनलिमिटेड रिसोर्स में ये भी बिल्कुल इनका भी पॉपुलेशन बिल्कुल धड़कले से बढ़ जाएगा। ठीक है, पर एक स्टोरी आपको बेसिकली एग्जांपल दिया जा रहा है किस तरीके से यहाँ ह्यूज पॉपुलेशन का बिल्डअप हो सकता है। यहाँ पर एक चेस गेम खेल रहे थे एक राजा और मंत्री। तो राजा ना बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं तो ये गेम जीत ही जाऊंगा। तो इन्होंने क्या बोला ना कि मंत्री ठीक है तुम
जो भी प्रपोजल बोलोगे ना, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तो ये क्या बोलता है ना मंत्री, ये बहुत चालाकी से बोलता है, जब मैं एक बार जीतूंगा तो 1 दाना दीजिएगा, दूसरी बार जीतूंगा तो 2 दाने दीजिएगा, तीसरी बार जीतूंगा तो 4 दाने दीजिएगा, चौथी बार जीतूंगा तो 8 दाने दीजिएगा, नहीं हर बार दुगना करते जाइएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जीतूंगा तो 8 का दुगना 16, फिर नेक्स्ट जीतूंगा तो 16 का दुगना 32। तो ये बोला कैसा बुद्धू सा इंसान है। राजा सोचने लगा कि मैंने अपने मिनिस्टर को बोला कि तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगा, ये कह रहा है कि मैं जितनी बार जीतूंगा उतनी बार सब जो भी है 1 का दुगना 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 करके देना है, और कितने बॉक्सेस 64 बॉक्सेस फिल करना है। तो ये भी सोचा भाई ये सिली सा बैठे, कैसा अजीब सा इंसान है, कितना अनलकी ही होगा। तो अब क्या होता है आप खुद सोचिए क्या हुआ होगा। इतना मतलब देखिए 16 से 32 से फिर 64 जाएगा, 64 का फिर दुगना होते जाएगा, दुगना दुगना होते होते ना 64 बॉक्सेस आते तक पूरे, अगर आप पूरे किंगडम का भी चावल देखेंगे ना उतना भी चावल प्रेजेंट नहीं होगा, ये पूरे इतना हो जाएगा, हजार का फिर दुगना, इस तरीके से। तो अब आप खुद सोचिए एक पैरामीशियम अगर डिवाइड करने लगा बाइनरी फ्यूजन से, यानी 1 से 2 हो गया, 2 से फिर ये वाला, 2 से फिर ये 2, फिर इन 2 से ये 2, तो अब की बार 4 हो गया, 4 से फिर ये 2 से 2, 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 तो कितने मिलियंस में पहुंच जाएंगे। इमेजिन करिए 64 डेज में ही मिलियंस तक पहुंच जाएंगे अगर अनलिमिटेड फूड वगैरह दे दी जाए। इसीलिए यहाँ आती है लॉजिस्टिक ग्रोथ की, ये आपको ज्यादा आपको सही दिखने को मिलेगा। लॉजिस्टिक ग्रोथ में देखिए अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें क्या था, हमने अनलिमिटेड रिसोर्सेज दे दी थी, विच इज नॉट पॉसिबल, हमेशा ही रिसोर्सेज लिमिटेड होती है। यहाँ आती है फिटेस्ट, यानी जो सबसे फिट रहता है वही सर्वाइव करता है और सर्वाइव करके रिप्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन होगा, है ना। यहाँ पर ये क्या होता है ना कि गवर्नमेंट, बहुत सारी कंट्रीज के गवर्नमेंट ने रियलाइज किया है कि यहाँ पर वेरियस रिस्ट्रेंट्स को इंट्रोड्यूस करने से यहाँ अ व्यू टू लिमिट ह्यूमन पॉपुलेशन हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर किसी स्पीशीज का पॉपुलेशन को रोकना है तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है, जो फिट नहीं रहता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। वैसे ही अगर आपको ह्यूमन पॉपुलेशन को रोकना है तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ रिस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट सोच रही है बहुत सारे कंट्रीज की। ओके नाउ अगर आप नेचर में देखेंगे तो एक गिवन हैबिटेट में इनफ रिसोर्सेज होते हैं जिससे कि यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच और ग्रोथ हो ही नहीं सकती है। यानी कि हमारी नेचर में आप देखिए लिमिटेड रिसोर्स प्रेजेंट है, यहाँ पर इतने ही रिसोर्स प्रेजेंट है, इनफ है जिससे कि मैक्सिमम जितनी नंबर ऑफ पॉसिबल लाइफ हो सकती है होती है, और उसके आगे फर्दर ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती है। ये जो लिमिट होता है ना, जो कि नेचर का कैरिंग कैपेसिटी इसको कहते हैं, कि नेचर कितना कैरी कर सकते हैं उसको के से डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पॉपुलेशन ग्रोइंग, एक हैबिटेट में अगर एक पॉपुलेशन ग्रो कर रही होती है एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, तो यहाँ पर सबसे पहले आता है एक लैग फेज, उसके बाद आता है एक एक्सेलरेशन यानी कि बिल्कुल बढ़ेगा फेज, और फिर आएगा डिसेलरेशन यानी कि अब कम होगा, और फाइनली एक जगह पे एसिम्प्टोट फेज आता है जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है ना अपने हाईएस्ट जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वहां पहुंच जाती है। यानी कि जब आप यहाँ ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए सबसे पहले लैग से शुरू होता है, फिर एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, फिर धीरे धीरे डिक्रीज करके यहाँ पर स्टैटिक हो गया, इसके आगे अब चीजें नहीं चलेगी। ये मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है नेचर की, ठीक है। चलिए प्लॉट एन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर करते हैं ना तो इसमें सिग्मॉइड कर्व बनता है, जबकि यहाँ पर कौन सा कर्व बनता था, एक्सपोनेंशियल वाले में जे शेप्ड कर्व बनता था, यहाँ पर एस फॉर सिग्मॉइड शेप्ड कर्व बनता है। ये सिग्मॉइड शेप्ड कर्व बना तो इस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या बोलते हैं, वर्डहर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं इसको, और इसको इक्वेशन दिया गया है dn/dt, यानी तो r का मतलब कितना हो, क्या होता है, बर्थ माइनस में डेथ होता है, n हो गया, और फिर k क्या है, मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है, माइनस में n है, और वापस से डिवाइडेड बाय k करके इससे आपको क्या मिल जाता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मिल जाता है। n क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी किसी टाइम t पे, r क्या है, वही इंटेंसिटी वाला हो गया, k हो गया कैरिंग कैपेसिटी। सिंस यहाँ रिसोर्सेज ग्रोथ के लिए आर फाइनाइट, इतने ही रिसोर्सेज प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे, जितना प्रेजेंट है उतना ही है, फाइनाइट है, यहाँ पर ये लिमिट हो जाते हैं, जिससे लॉजिस्टिक ग्रोथ ज्यादा रियलिस्टिक आपको देखने को दिखेगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उतना रियलिस्टिक नहीं है, लॉजिस्टिक ग्रोथ सही में ये रियलिस्टिक आपको देखने को दिखेगा। नाउ लाइफ की हिस्ट्री और वेरिएशन के बारे में हम जानने वाले, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन कैसे हुआ है। यहाँ पॉपुलेशन इवॉल्व करते हैं जिससे कि ये अपने रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमाइज कर पाए, ज्यादा बच्चों को जन्म देंगे तो ज्यादा पॉपुलेशन इनकी बढ़ेगी, है ना। तो इसमें आती है डार्विन की फिटेस्ट, आर का वैल्यू यानी कि बी माइनस में डी, यानी बर्थ माइनस में डेथ की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है हैबिटेट में, इसी को कहते हैं डार्विन की फिटनेस, यानी रिप्रोडक्टिव फिटनेस की डार्विन बात कर रहे होते कि फिटेस्ट का ही यहाँ सर्वाइवल होता है किसी हैबिटेट में। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर होता है ऑर्गेनिज्म में कि इनको अपने मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी निकालनी पड़ेगी। क्या है, जैसे आपके ही भी
एग्जाम्स में एक सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, आपको पता है कि 50 सीट की ही ये एग्जाम है, 50 लोगों को ही भर्ती ली जाएगी, तो आप क्या करेंगे, जितना हो सके दम लगा के स्टडी करेंगे अगर आपको ये सीट चाहिए होगी। वैसे ही यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ पर सिलेक्शन प्रेशर होता है कि हम सबसे फिटेस्ट हों ऑर्गेनिजम्स के बीच में भी, इसलिए वो मोस्ट एफिशिएंट जितना हो सके उतनी अच्छी रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी निकालते हैं। ऑर्गेनिजम्स जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो एक ही बार ब्रीड करते हैं, एक ही बार बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि पैसिफिक सैल्मन फिश हो गया, यहाँ पर बैम्बू हो गया। और वाइल अदर्स क्या होते हैं, बहुत बार ब्रीड करते हैं, बहुत बार बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे बर्ड्स या मैमल्स का देख लीजिए। तो देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म वंस देते हैं अपने पूरी जिंदगी में, एक ही बार बच्चों का जन्म देंगे, जैसे सैल्मन फिश हो गया और बैम्बू हो गया। वैसे ही लेकिन अगर एनिमल्स और बर्ड्स का देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों को जन्म देते हैं। सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग्स, यानी उनमें से कुछ क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे साइज के ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ऑयस्टर्स और पेलाजिक फिशेस होते हैं। वाइल कुछ उनमें से क्या होते हैं ना, लार्ज साइज्ड ऑफस्प्रिंग, जैसे बर्ड्स और मैमल्स में बच्चे कितने बड़े बड़े जन्म लेते हैं। तो ये हो गया कि कुछ कैसे कैसे डिफरेंट ब्रीडिंग होती है। इकोलॉजिस्ट क्या बताते हैं, इकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि हिस्ट्री ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पर इवॉल्व होते हैं रिलेशन टू कंस्ट्रेन, यहाँ पर एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट एक हैबिटेट में जहां वो रहते होंगे। यहाँ किस तरीके से लाइफ की हिस्ट्री इवॉल्व हुई होगी डिफरेंट स्पीशीज के लिए, आज इकोलॉजिस्ट वगैरह जो है ना, यही सब चीजों को स्टडीज वगैरह इन पे चल रही है। अब बात करने वाले हम पॉपुलेशन इंटरैक्शन की। क्या हमारी धरती पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्पीशीज ही प्रेजेंट है? नहीं, ऐसा अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई हैबिटेट ही नहीं प्रेजेंट है जहां पर सिर्फ एक ही स्पीशीज रह रही हो। फॉर एनी स्पीशीज, अगर कोई एक स्पीशीज को रहना भी है ना, तो मिनिमल रिक्वायरमेंट होते कि कम से कम 1 से ज्यादा स्पीशीज उस जगह में प्रेजेंट होते हैं, तभी वहां पर होती है। आप ही सोचिए, अगर मान लीजिए खुद से एग्जांपल सोचिए, एक जगह है वहां सिर्फ और सिर्फ लायन रह रहा है, तो लायन रहेगा कैसे भाई? लायन को जिंदा रहने के लिए उसके खाना का सामान डियर भी तो इस जगह पे होना चाहिए, यानी किसी एक जगह पे एक स्पीशीज नहीं रह सकती, उसके लिए और सारी स्पीशीज भी रहनी जरूरी होती है। अगर आप प्लांट स्पीशीज की भी बात करेंगे ना, तो वो भी अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती। जैसे आप खुद ही सोचिए, प्लांट में किसकी जरूरत पड़ती है? सॉइल में माइक्रोब्स की जरूरत पड़ती है, जिससे ऑर्गेनिक मैटर्स का ब्रेकडाउन कौन करता है? माइक्रोब्स करता है। अगर ये नहीं करेगा तो प्लांट अकेला सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसके बाद जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उनको रिटर्न करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर सॉइल माइक्रोब्स नहीं रहते तो ये अकेला प्लांट कुछ नहीं कर पाता। और यहाँ पर पॉलिनेशन, एनिमल्स के बिना क्या पॉलिनेशन कर सकते हैं प्लांट्स? नहीं, पॉलिनेशन के लिए, पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर के लिए भी तो एनिमल्स के ही प्लांट्स को जरूरत पड़ती है, तो प्लांट अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इंटरैक्शन, इस जो इंटरैक्शंस होती है वेरियस वे में, जिससे क्या होती है, एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है। तो आप समझे, एक सिंगल स्पीशीज किसी भी हैबिटेट में नहीं रह सकती है। यहाँ पर मिनिमल रिक्वायरमेंट तो होती ही है कि कम से कम 1 से ज्यादा स्पीशीज होगी। प्लांट भी अकेला नहीं रह सकता है, उसको भी सॉइल माइक्रोब्स की जरूरत पड़ती है, पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ती है ना। और इस तरीके से एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनती है। इवन यहाँ अगर मिनिमल कम्युनिटीज की बात की जाए तो बहुत सारे मेनी इंटरैक्टिव लिंकेज यहाँ होते हैं, ऑल मे नॉट बी रेडिली अपेरेंट, यानी आपको कुछ रेडिली अपेरेंट नहीं भी दिखेंगे, लेकिन अगर आप मिनिमल कम्युनिटीज में भी देखेंगे ना, तो बहुत सारे इंटरैक्टिव लिंकेज प्रेजेंट होते हैं। यहाँ क्या हो रही है? इंटरैक्शन हो रही है पॉपुलेशंस के बीच में। ये जो इंटरैक्शन हुई, इंटरैक्शन उसको बेनिफिटल भी हो सकती है, डेट्रीमेंटल भी हो सकती है, यहाँ न्यूट्रल भी हो सकती है, यानी ना फायदा ना नुकसान वाला भी हो सकता है। जो बेनिफिट लाएंगे उसको हम लोग क्या प्लस साइन से डिनोट करेंगे, जो डेट्रीमेंटल होंगे यानी जो बेनिफिट हार्म पहुंचा रहे तो उनको माइनस से करेंगे। और न्यूट्रल क्या हो गया? न्यूट्रल यानी जीरो। अब एक एग्जांपल से बता देती हूँ, जैसे अगर आप हैं एक और एक मस्कीटो है, तो एक मस्कीटो और आपका जब इंटरैक्शन होता है तो क्या होता है? आपको हार्म पहुंचता है, तो ये क्या हो गया? डेट्रीमेंटल वाला हो गया है ना। बेनिफिशियल क्या होगी? आप है यहाँ पर, आपके साथ कोई काऊ है, तो ये क्या हो जाएगी? बेनिफिशियल वाली में आ जाएगी। जीरो न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी रहे ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। अब आपके गार्डन में चिड़िया बुड़िया घूम रही है, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए अभी बात समझ लीजिएगा, आगे का कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले मैं ट्रिक से बता रही हूँ, सुन लीजिए। म्यूचुअलिज्म, एक होता है कॉम्पिटिशन, एक होता है प्रेडेशन, एक होता है पैरासिटिज्म, एक होता है कमेंसलिज्म, एक होता है एमेंसलिज्म। देखिए म्यूचुअलिज्म का मतलब है म्यूचुअल, यानी हमने कुछ म्यूचुअल चीजें रख रखी है, यानी कि स्पीशीज ए जो है उसको भी फायदा होगा, बी को भी फायदा होगा, म्यूचुअल चीजें चल रही है। कॉम्पिटिशन, कहीं भी कॉम्पिटिशन होगा नुकसान ही होता है, यानी दोनों का ही नुकसान होने वाला है। प्रीडेशन, प्रीडेशन मतलब होता है जैसे लॉयन था, लॉयन ने डियर को खा लिया, पूरा खा लिया, तो ये क्या हो गया? डियर का प्रीडेशन हो गया लॉयन के द्वारा। तो इसमें क्या हुआ? लॉयन का तो फायदा हुआ लेकिन डियर का नुकसान हो गया। तो प्रीडेशन में क्या होता है? एक का फायदा दूसरे का नुकसान। पैरासिटिज्म, आपको मस्कीटो ने काटा, आपका नुकसान हो गया लेकिन मस्कीटो का फायदा हो गया, तो इसमें भी एक का फायदा दूसरे का नुकसान। तो याद रखिएगा, एक प्रीडेशन पैरासिटिज्म। देखिए प्रीडेशन पैरासिटिज्म में क्या डिफरेंस है? प्रीडेशन में वो पूरा का पूरा ही लायन
जो है वो डियर को पूरा खा जा रहा है, जबकि पैरासिटिज्म में क्या है, वो बस सक कर रहा है, आपके न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। तो पैरासिटिज्म और प्रीडेशन में आपको मैंने डिफरेंस बता दिया, लेकिन दोनों में सेम चीज है, एक को फायदा तो दूसरे को नुकसान होगा। कमेंसलिज्म का मतलब है एक को फायदा होगा, दूसरे को मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो कमेंसलिज्म हो गया एक को फायदा, दूसरे को फर्क नहीं पड़ता। अमेंसलिज्म में एक को नुकसान और दूसरे वाले को फर्क नहीं पड़ता। तो इसको अगर अभी भी आपको नहीं याद हुआ ना, तो अभी हम लोग एग्जाम्पल के साथ इसको फिर से रिपीट करेंगे ना, तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। म्यूचुअलिज्म में क्या हो गया, यहाँ दोनों स्पीचेस को बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज दोनों ने म्यूचुअल चीजें की हैं, तो बेनिफिट ही मिलने वाला है। कॉम्पिटिशन में क्या होगा, दोनों को ही लॉस होने वाला, कॉम्पिटिशन कहीं भी आपको फायदा नहीं ही देगा। पैरासिटिज्म और प्रीडेशन में क्या होगा, सिर्फ एक ही स्पीशीज का बेनिफिट होगा, बाकी जो एक और स्पीशीज हो गई उसका लॉस होने वाला है ना। यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली क्या डिटरमाइन करता है कि कौन सी स्पीशीज होस्ट है और कौन सा प्रे है, उस पर डिटरमाइन करता है ना। जैसे लॉयन था और एक डियर था, इसमें से जो लॉयन था वो होस्ट था, तो इसको फायदा हो रहा था, डियर जो था वो प्रे था, तो इसको नुकसान हो रहा था, है ना। एक स्पीशीज इज बेनिफिट और दूसरा को ना हार्म ना बेनिफिट, तो उसको क्या बोलते हैं, कमेंसलिज्म बोलते हैं। अमेंसलिज्म क्या हो गया, जहां पर एक स्पीशीज को हार्म पहुंच रहा है जबकि दूसरा वाले को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसका और अभी डिटेल में पढ़ने वाले, भाई आपकी बुक इतनी अच्छी है, सब चीज को और डिटेल में अभी पढ़ना है, तो मतलब इतनी बार रिपीट हो जाएगा ना कि आपको बिना याद किए ही याद हो जाएगा। देखना, अब प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, ये सब क्या होते हैं, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को शेयर करते हैं, दैट इज इंटरैक्टिंग स्पीशीज एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड होते हैं। अभी हम सबको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीडेशन का मैंने आपको बताया, किसी ने किसी को खा लिया, यानी लायन ने जैसे डियर को खा लिया। प्रीडेशन क्या होता है, एक तरीके से ये एनर्जी ट्रांसफर का नेचर में हायर ट्रॉफिक लेवल तक एनर्जी को पहुंचने के लिए ये जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि घास ने सूरज की रोशनी से खाना बनाया है, खाना बना के इसको किसने खाया, इसको गोट ने खा लिया, गोट को किसने खाया, लॉयन को खा लिया। तो एनर्जी जो यहाँ की थी ये गोट में ट्रांसफर हुई, और गोट से लॉयन में ट्रांसफर होने के लिए लॉयन को तो गोट को खाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ गिवन है, नेचर में ये जो हायर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए ये जरूरी होता है प्रीडेशन वाला प्रोसेस। जैसे टाइगर और डियर का मैंने एग्जांपल बताया। अब आप सोचेंगे कि टाइगर और डियर ही तो है, ये पूरा का पूरा इसको खा जा रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्पैरो जो सीड भी खाती है ना, इसको भी प्रीडेशन ही कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसा दे सकता है, और आप सोचेंगे स्पैरो तो सीड खा रही है तो वेजिटेरियन चीज है, इसको थोड़ी प्रीडेशन में डालेंगे, नहीं। अगर यहाँ सीड भी खाया जा रहा है, पूरा ये खा ले रही है ना बस, तो ये भी प्रीडेशन में ही आती है। ऑल दो जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं ना, इनको अलग से हम लोग हर्बीवोर्स कहते हैं कि ये सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। इन ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेस्ट देखेंगे तो ये भी कोई प्रीडेटर से कम नहीं है, यानी कि जो एनिमल्स प्लांट्स को खा रहे हैं वो भी प्रीडेटर ही होते हैं, लेकिन इनको अलग कैटेगरी हमने हर्बीवोर कह दिया कि ये बस हर्ब्स खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो होता है प्रीडेशन वाला चीज, ये मैंने आपको बताया ना कि ये ट्रांसफर करता है एनर्जी को हायर ट्रॉफिक लेवल में। तो इसके साथ साथ और क्या करता है, ये रखता है एक प्रे पे पॉपुलेशन कंट्रोल। अब आप ही सोचिए, अगर पूरी की पूरी लायन कम्युनिटी ही नहीं रहती तो डियर की पॉपुलेशन तो बढ़ती जाती, इसको तो कोई खाने वाला रहता ही नहीं। लॉयन है तब ना, कम से कम 100 में से 10 लॉयन खा जा रहा है, तो कम से कम 10 का तो पॉपुलेशन घट रहा है ना। तो यहाँ पर ये एक पॉपुलेशन कंट्रोल रखने का भी काम करती है। नहीं तो जो प्रे है, जिसको अगर कोई खाएगा ही नहीं, तो इसकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, जिसके कारण इकोसिस्टम में एक इंस्टेबिलिटी आ जाती है। यहाँ पर एक बात गिवन है कि कुछ एक्सोटिक स्पीसीज को, मान लीजिए ये एक जगह है, इस जगह में अलग से कोई स्पीशीज आई, ठीक है, ये जो नई स्पीशीज आती है ना, ये इन्वेसिव बन जाती है, इन्वेड कर लेती है इस जगह पे और स्प्रेड करना शुरू कर जाती है नई जगह में। क्यों, क्योंकि नेचुरल प्रेडेटर्स यहाँ क्योंकि ये अलग किसी और जगह से आया, तो इस जगह पे इसके लिए कोई खाने वाला तो नहीं है इसको, तो इसीलिए इस जगह पे जब कोई खाने वाला नहीं है, तो मैंने बताया ना, इसका ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, ये ज्यादा इन्वेसिव होगा, ज्यादा स्प्रेड करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक दिया गया है एग्जाम्पल, जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या था, प्रिकली पियर कैक्टस था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1920 में। ये कैक्टस जो है ना, जाके प्रिकली पियर जो कैक्टस है ऑस्ट्रेलिया में लगा दिया गया था, लेकिन इतना यहाँ प्रॉब्लम करवा दिया कि इसने एक हवाई की इतनी जल्दी रैपिडली स्प्रेड करने लगा, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑस्ट्रेलिया का बस इसने कर लिया कवर, क्योंकि इसको कोई खत्म करने वाला था ही नहीं, क्योंकि ये नया इंट्रोड्यूस हुआ था, इसको कोई खत्म करने वाला नहीं है। तो ये क्या करेगा, इसकी पॉपुलेशन बढ़ती गई ऑस्ट्रेलिया में। फाइनली ये जो इन्वेसिव कैक्टस है, इसको कंट्रोल में लाया गया। कैसे, एक कैक्टस फीडिंग प्रिकेटेटर दैट इज मॉथ का इंट्रोडक्शन करवाया गया कि कम से कम कुछ तो पॉपुलेशन, ये मरेंगे तभी तो पॉपुलेशन में कंट्रोल आएगा, मरेगा कैसे, मॉथ खा जाएगा। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए देखिए, यहाँ पर इसको कोई खाने वाला नहीं था, तो इसका पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा था, तो इसको पॉपुलेशन को घटाने के लिए अलग से मॉथ लाया गया, एक कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर, जिससे कि अब फाइनली इसका पॉपुलेशन फिर घट गया कंट्री ऑस्ट्रेलिया के अंदर। यहाँ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स अडॉप्ट होते हैं, एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल बेस्ड ऑन क्या है, एबिलिटी प्रेडेटर की, ताकि प्रे का पॉपुलेशन बेसिकली कंट्रोल में रखा जाए। ये क्या है,
है ये एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल वगैरह की बात करें। यहाँ प्रीडेटर और हेल्प क्या करते हैं ना, स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के काम करते हैं। ये ना एक और चीज में मेंटेन करते हैं स्पीशीज की डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में। कैसे? ये रिड्यूस कर देते कंपटीशन अमंग कॉम्पिटिटिव प्रे स्पीशीज। कैसे? नहीं समझ आया, एग्जाम्पल से बता रही हूँ, सुनिए। यहाँ पर आती है रॉकी इंटरटाइडल जो कम्युनिटी है अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में, यहाँ पर थी स्टारफिश पिसास्टर। ठीक है, तो ये जो स्टारफिश पिसास्टर थी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेडेटर थी, यानी कि पकड़ पकड़ के खाती थी। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया गया, सारे ये जो थी ना स्टारफिश उस जगह से पैसिफिक कोस्ट, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट से ये सारी स्टारफिश को हटा दिया गया। नाउ क्या देखा गया, इस स्टारफिश के हटने से बाकी 10 इनवर्टिब्रेट्स के स्पीशीज एक्सटेंट हो गए 1 साल के अंदर अंदर। क्यों? क्योंकि इन 10 के बीच में क्या हो गया, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन होने लगा भाई। तो इसी कंपटीशन के कारण 10 स्पीशीज इनवर्टिब्रेट्स के 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो गए बस स्टारफिश के जाने से। तो आप खुद सोचिए, एक स्टारफिश 10 स्पीशीज को लड़ने या बेसिकली कंपटीशन होने से रोक रही थी। तो ये क्या हो गया, प्रीडेटर यहाँ एक तरीके से स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के भी काम आते हैं। अब देखिए यहाँ एक और चीज बता रहा है कि प्रेडेटर जो है अगर अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट करेगा तो प्रे भी एक्सटेंड हो जाएगा और कुछ दिन बाद प्रीडेटर भी एक्सटेंड हो जाएगा। कितना आसान सी बात है, खुद ही सोचिए। अगर लॉयन है, डियर है, इसी के एग्जांपल से समझिए। अगर लॉयन जो है ओवर एक्सप्लॉइट करने लगा डियर को, यानी कि मान लीजिए इसकी भूख 2 डियर खाने की है, खा 4-4 डियर साथ साथ रहा है, तो एक दिन डियर की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, ये एक्सटेंड हो जाएगा। और ये एक्सटेंड होगा तो लॉयन भी तो एक्सटेंड हो जाएगा, बिकॉज अब इसको खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो ये भूखे मर के एक्सटेंड हो जाएगा। तो अगर किसी चीज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है तो वो तो मरता ही मरता है, साथ में प्रीडेटर भी मर जाता है लैक ऑफ फूड के कारण। ओके, इसलिए रीजन जरूरी होता है कि प्रीडेटर को ना प्रूडेंट होना चाहिए और प्रे को डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म अपनाने चाहिए। मरने से बचने के लिए कुछ तो डिफेंस चाहिए ना। तो अब जानेंगे हम लोग कैसे कैसे स्पीशीज जो है वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। सबसे पहले आती है बात कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है क्रिप्टिकली कलर्ड कैमोफ्लेज, यानी कि बेसिकली आपने क्या किया, जैसे आसपास की सराउंडिंग ग्रीन है तो अगर आप ग्रीन कपड़े पहन के चले जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। वही आसपास की सराउंडिंग ग्रीन है और आप रेड रेड कपड़े पहन के चले गए तो आप बिल्कुल सामने ही एनिमी को दिखने लगेंगे, तो आप पे अटैक होगा, है ना। इसीलिए कैमोफ्लेज यानी कि जो आसपास का कलर है उसी तरीके का हम पहन के जाएंगे, जिससे कि आसानी से डिटेक्ट नहीं होंगे और बचे रह जाएंगे। इंसेक्ट्स और फ्रॉग ऐसा काम करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से कैमोफ्लेज हो गया। आप यहाँ ढूंढ सकते हैं, यहाँ स्नेक है, यहाँ देखिए ये स्नेक है, यहाँ आप ढूंढिए यहाँ फ्रॉग है। इंसेक्ट्स देखिए पत्तों की तरह ही कैमोफ्लेज हो गए, यानी कि इससे जो खाने आएगा उसको पता नहीं चलेगा। होता है कि खुद को पॉइजनस बना देते, जिससे कि प्रीडेटर उनको नहीं आना चाहते, उनके पास पॉइजनस होंगे तो कोई मरने थोड़ी जाएगा, है ना। फिर कुछ जैसे मोनार्क बटरफ्लाइज होती हैं, वो मोनार्क बटरफ्लाइज ना खुद को डिसटेस्टफुल बना देती हैं, जिससे कि जो भी खाते हैं ना बेसिकली केमिकल अपने बॉडी में बना लेती है, जिससे जो भी खाता है उनको अजीब सा गंदा सा टेस्ट लगता है, तो कोई इस मोनार्क बटरफ्लाई को खाता ही नहीं है। ये केमिकल कब बनाया जाता है, जब ये कैटरपिलर स्टेज में होती है ना, तभी कुछ पॉइजनस वीड वगैरह ये लोग खा लेती हैं, जिससे इनके अंदर एक केमिकल जो कि डिसटेस्टफुल उनको टेस्ट करता है। तो ये देखिए किस तरीके से ये प्रोटेक्ट कर रही हैं खुद को। सबसे पहले क्या है, कुछ जैसे फ्रॉग और इंसेक्ट्स अब क्या हो जाते हैं, कैमोफ्लेज हो जाते हैं, जिससे ये आसानी से दिखते नहीं है कि इन पे कोई आक्रमण करे। फिर कुछ पॉइजनस हो जाते, कोई आएगा तो पॉइजनस हो जाएंगे, वो काट लेंगे उसको। फिर डिसटेस्टफुल जैसे मोनार्क बटरफ्लाई गंदा टेस्ट की हो जाती है, तो कोई खाना पसंद नहीं करता। अब आप करेला खाना थोड़ी पसंद करेंगे, है। हर्बीवोर्स प्लांट्स को खाते हैं तो वो भी तो प्रेडेटर है। लेकिन एक बात याद रखिए, यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि एनिमल्स जो है वो भाग सकते हैं, रन अवे कर सकते हैं। जब लॉयन डियर को खाने आता है तो डियर भागता है थोड़ी दूर तक, जितनी दूर वो भाग सके। लेकिन क्या प्लांट्स भाग सकते हैं कि अरे गाय मेरे को चरने आ रही है, भागो भागो भागो? नहीं। इसीलिए वो ना खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एस्टोनिशिंग वेज निकालते हैं, जैसे मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस लगाते हैं कि किस तरीके से ऐसा मैं मॉर्फोलॉजी ही बना लूं कि मैं बच जाऊं, या फिर कुछ ऐसा केमिकल का काम करूं कि जो खाने आए वो मुझे ना आए खाने, है ना। यहाँ पर नियरली 25% ऑफ इंसेक्ट्स को क्या बोलते हैं, फाइटोफैगस कहते हैं। फाइटोफैगस का मतलब होता है जो प्लांट के सैप या प्लांट पार्ट्स को जो खाते हैं ना, वो उन इंसेक्ट्स को फाइटोफैगस कहेंगे। तो फाइटोफैगस याद रखिएगा, 25% इंसेक्ट प्लांट ही खाते हैं। तो अब मैंने प्रॉब्लम बता दिया कि प्लांट भाग नहीं सकते हैं, इसलिए वो क्या करेंगे, मॉर्फोलॉजी या केमिकल में कुछ चेंज करेंगे। क्या करेंगे, चलिए देखिए। सबसे पहले आता है बात थॉर्न्स की। कांटे, अपने आप में कांटे लगा लेते हैं। अकैसिया हो गया, कैक्टस, ये क्या है, ये सब कॉमन मॉर्फोलॉजिकल है। मॉर्फोलॉजी यानी बाहरी स्ट्रक्चर बदल लिए, कांटे लगा लिए, तो कोई भी आएगा तो उसे चुभे
सूंघेगा तो वो आना नहीं चाहेगा उसके पास, है ना। बहुत सारे प्लांट्स क्या करते हैं ना, केमिकल्स वगैरह का प्रोड्यूस करके स्टोर करते हैं, जिससे क्या हो जाता है जो भी हर्बीवोर इसको खाता है वो बीमार पड़ जाता है, तो अगली बार से वो ये प्लांट को नहीं खाएगा और ये प्लांट बच जाता है। हर्बीवोर बीमार कैसे पड़ता है, तो जब खाता है तो यहाँ पर इनहिबिट फीडिंग डाइजेशन वगैरह नहीं होती है, जिससे रिप्रोडक्शन नहीं हो पाती और इवन ये मर भी जाते हैं, तो इसीलिए कोई इसको खाना नहीं चाहेगा। नाउ क्या जो वीड होता है, एक कैलोट्रोपिस वीड है, ये क्या होता है अबैंडन फील्ड में, जहां पर आपको ऐसे खाली कहीं फील्ड दिखेगा ना, यहाँ वो कैलोट्रोपिस ग्रो करते हैं। ये क्या करते हैं ना, हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कोई भी कैटल या कोई भी गोट इनके आसपास नहीं घूमती है। तो देखिए खुद को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स बना रखा है, जिससे आप खुद ही ऑब्जर्व करिएगा उन जगहों पे कैटल या गोट्स नहीं चरती हैं। ओके, नाउ वाइड वैरायटी ऑफ जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट से निकलते हैं, उनको क्या किया जाता है, कमर्शियली स्केल पे बेसिकली बेचा जाता है। जैसे केमिकल्स क्या बनाते हैं, जैसे निकोटीन हो गया, कैफीन हो गया, क्वानिन हो गया, स्ट्राइशीन हो गया, ओपियम हो गया ना, ये सब का क्या है, ये सब कमर्शियल स्केल्स पे बेचे जाते हैं। निकोटीन क्या हो गया, जो आपके टबैको वगैरह में बेसिकली होता है ना, ये निकोटीन की ही मात्रा होती है। कैफीन हो गया, जो आप कॉफी पीते हैं, ये भी प्लांट ही का एक तरीके से केमिकल है, जिसको हमने कुछ करके कमर्शियल स्केल पे बेचने लगे हैं, है ना। और ये सब एक्चुअली में डिफेंस के लिए बनाए गए थे, ग्रेजर्स और ब्राउजर्स से डिफेंस करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन हमने इसको कमर्शियल स्केल पे बेचा है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, क्या क्या होता है प्रीडेशन, किस तरीके से प्रीडेशन वर्क करता है। अब बात करेंगे कंपटीशन। मैंने बताया कंपटीशन में किसी का फायदा नहीं होता, यानी स्पीशीज ए का भी नुकसान होगा और स्पीशीज बी का भी नुकसान ही होने वाला है। चलिए इसका हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। जब डार्विन ने बताया कि यहाँ पर जिंदा रहने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होता है, जहां फिटेस्ट ऑफ द नेचर, यानी जो नेचर में सबसे फिट होगा वही सर्वाइव कर पाता है। इसलिए क्या होता है, आपसी कंपटीशन बढ़ जाता है कि मैं सर्वाइव करूंगा, जिससे क्या हो जाता है, एक तरीके से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है, खुद को इवॉल्व करते हैं जैसे जैसे सिचुएशंस बदलती जाती है। जनरल व्यू में जब हम लोग देखते हैं कि कंपटीशन क्यों होता है, तो ऐसा बोला जाता है कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती है वो सेम रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो आपस में फाइट करती है कि ये रिसोर्स मेरा है, ये रिसोर्स मेरा है, इस तरीके से जनरली देखा जाता है। लेकिन ये एंटायरली ट्रू नहीं है। फर्स्टली अनरिलेटेड स्पीशीज भी कंपीट करती है, यानी कि यहां पहले क्या हम लोग सोचते थे ना कि जो स्पीशीज है आपसी जो क्लोजली है ना वही लड़ाई करती है, वही कॉम्पिटिट करती है लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, लेकिन ये बात कंप्लीटली सही नहीं है। जो अनरिलेटेड स्पीशीज भी होती है ना वो भी कंपीट करती है। कैसे, देखिए जैसे शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स में एक विजिटिंग फ्लेमिंगोज आती है। विजिटिंग फ्लेमिंगोज मतलब हमेशा वो वहां नहीं रहती, कुछ स्पेसिफिक सीजन के दौरान फ्लेमिंगोज आती है। और इधर पहले से ये लेक था, अमेरिकन लेक जो साउथ अमेरिकन लेक है, इसमें पहले से फिशेस रहती हैं, और ये जो फिशेस है उनका खाना क्या है, जू प्लैंक्टन। ओके, एंड ये जो फ्लेमिंगोज जो कुछ महीनों के लिए विजिट करने बस आई है, उनका भी खाना क्या है, जू प्लैंक्टन। तो कॉमन फूड हो गया, तो फ्लेमिंगोज और फिशेस के लिए कंपटीशन हो गया। तो देखिए इसको कहते हैं फ्लेमिंगो, जो कि एक स्पेसिफिक सीजन जस्ट विजिटिंग पर्पस के लिए आई है, ये आपके गेस्ट हैं। और फिशेस तो पहले से ही इस लेक में रह रहे हैं, और जू प्लैंक्टन क्या है, इन फिशेस का खाना है। लेकिन जब फ्लेमिंगो आती है तो फ्लेमिंगो फिश के लिए, फ्लेमिंगो भी तो कंपटीशन ही है कि कौन खाएगा भाई जू प्लैंक्टन को। तो आप सोच सकते हैं सेम स्पीशीज भी कंपीट कर रही है, एक फिश दूसरी फिश से भी कंपीट कर रही है कि जू प्लैंक्टन कौन खाएगा, और डिफरेंट स्पीशीज भी कंपीट कर रही है, फिश और फ्लेमिंगो का कंपटीशन हो रहा है कि जू प्लैंक्टन कौन खाएगा। तो इसीलिए अनरिलेटेड स्पीशीज भी आपस में कंपीट करती है सेम रिसोर्सेज के लिए। देखिए क्या है, यहां पर आपने समझा कि जू प्लैंक्टन था, तो आपने समझा होगा कि जू प्लैंक्टन कम मात्रा में होगा तो दोनों कंपीट करेंगे, बिकॉज जू प्लैंक्टन इज अ लिमिटेड रिसोर्स। तो अगर ये खत्म हो जाएगा, अगर फ्लेमिंगो सारा खा जाएगा तो फिश तो मर जाएगी, इसलिए फिश भी कंपीट करती है। लेकिन यहां पर अगर उनको अबंडेंट रिसोर्स भी दे दिया जाए ना, फिर भी इनमें कंपटीशन होता है। अबंडेंट में भी क्यों होता है, एक स्पीशीज की फीडिंग एफिशिएंसी हो सकता है कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, क्योंकि दूसरी स्पीशीज आ गई है, दूसरी स्पीशीज उनको इंटरफेयर कर रही है, इनहिबिट कर रही है। अब 4 रोटी मस्त खा लेते थे, लेकिन आप अपने क्रच के साथ डेट पे बैठे हुए हैं, तो उस टाइम पे आप से 2 रोटी भी ओ माय गॉड करके खाते, यानी कि दूसरे स्पीशीज के प्रेजेंस से आपकी जो खाने की एफिशिएंसी है वो कम हो गई है। ओके, तो इसी तरीके से रिसोर्सेज तो अबंडेंट है, आप कितना भी रेस्टोरेंट से मांग के खा सकते हैं, लेकिन यहां पर दूसरों के प्रेजेंस से खुद की एफिशिएंसी कम हो जाती है। ओके, नाउ इसको रिलेटिवली इजी हो जाता है जब हम लोग लैब के एक्सपेरिमेंट से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, गॉज ने एक एक्सपेरिमेंट से बताया, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट से बताया किस तरीके से रिसोर्सेज लिमिटेड होती है तो भी कंपटीशन होता है, नहीं भी होती है तो भी कंपटीशन होता है। देखिए व्हेन रिसोर्सेज लिमिटेड होती है तो कॉम्पिटिटिवली जो सुपीरियर स्पीशीज होती है वो इवेंचुअली एलिमिनेट कर देती है दूसरी स्पीशीज को। यानी कि जब खाना लिमिटेड था, 2 ही रोटी प्रेजेंट थी मान लीजिए, उनमें से एक था भाई तगड़ा सा आदमी है और एक आप जैसे बच्चे आदमी, तो ये क्या करेगा, तगड़ा वाला आदमी यानी कि जो सुपीरियर स्पीशीज होता है ये क्या करेगा, इसको पूरा खा लेगा।
लेगा, यानी कि यहाँ कंपटीशन हुआ, आप खाएंगे कि ये खाएंगे, तो जो तगड़ा वाला आदमी है वो ये खा लेगा। लेकिन यहाँ पर नेचर में हर बार स्ट्रॉन्ग और पर्सुएटिव कैरेक्टर नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक हट्टा खट्टा आदमी था और एक आप नॉर्मल से आदमी थे, दोनों ही 2 रोटी के लिए फाइट मार रहे थे, तो हट्टे खट्टे आदमी ने आपको हरा के ये 2 रोटी छीन ली आपसे। नाउ ऐसा नेचर में हमेशा नहीं होता कि आपका कंपटीशन हट्टा कट्टे आदमी से हो, क्या पता आप ही की तरह चुन्नू मुन्नू 2 आदमी आपस में कंपटीशन कर रहे हो। तो अब 2 रोटी के लिए जब कंपीट होगा तो इनमें से अब कौन खाएगा, क्योंकि अब ना तो ये इसको मार सकता है या फिर ये ना इससे छोटा है, यानी दोनों इक्वल अगर कैपेसिटी के हुए तो कौन जीतेगा, अब ये हम देखने वाले हैं। तो देखिए एक आती है यहाँ सर्कमस्टांस, हम एग्जांपल देख रहे हैं, दैट इज एबिंगटन टर्टोइस, जो गैलापागोस आइलैंड में थे ना, वो एक्सटेंट हो जाते हैं 1 डिकेड के अंदर। क्यों हो जाते हैं भाई एक्सटेंट? बिकॉज उस आइलैंड पे आ जाती है बकरियां, गोट भाई, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। बस जस्ट जोकिंग, फिर से सुनिए ध्यान से क्या है। गैलापागोस आइलैंड पे एबिंगटन टर्टोइस थे जो 1 डिकेड के अंदर अंदर एक्सटेंट हो गए, बिकॉज इस आइलैंड पे आ गई गोट। अब आप सोचेंगे गोट और क्या टर्टोइस में लड़ाई हुई होगी? नहीं, यहां पर ना ये सुपीरियर है ना ये सुपीरियर है, दोनों में से कोई सुपीरियर नहीं है ना। लेकिन यहां आती है ग्रेट ब्राउजिंग एफिशिएंसी, यानी जो खाना ज्यादा ढूंढ ढूंढ के खा लेगा वो जीतेगा। और इसमें कौन थी? गोट थी। जैसे मैंने आपको बताया कि एक हट्टे कट्टे आदमी और एक चुन्नू मुन्नू आदमी में 2 रोटी की लड़ाई हुई, तो हट्टे कट्टे आदमी ने इस चुन्नू मुन्नू आदमी को बिल्कुल पीट पाट के ये 2 रोटी ले ली। लेकिन अगर 2 चुन्नू मुन्नू आदमी की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? इनमें से जो इंटेलिजेंट होगा ना वो जीतेगा, बिकॉज जिस तरीके से यहाँ टर्टोइस और गोट को देख सकते हैं, इनमें से दोनों की लड़ाई तो होगी नहीं कि मैं ये खाऊंगा मैं वो खाऊंगा, दोनों ही नॉर्मल स्पीशीज है। लेकिन इनमें से बात आती है किनमें ज्यादा इंटेलिजेंस है, यानी किनमें ज्यादा ब्राउजिंग कैपेसिटी, ब्राउजिंग यानी सर्च करने की कैपेसिटी, जो ज्यादा ढूंढ ढूंढ के अब खाना खा लेंगी वो स्पीशीज ज्यादा सर्वाइव करेंगे। यानी इन 2 चुन्नू मुन्नू बच्चों में से 2 रोटी की लड़ाई है, तो उनमें से जो इंटेलिजेंट होगा वो मान लीजिए जल्दी जाके 2 रोटी खा ली, या फिर कुछ इंटेलिजेंस टेक्निक लगा के इसको भटका के इधर खा लिया, तो ये क्या हो गया? ये होगी गोट वाली बात। इसीलिए गोट इसमें सर्वाइव कर गया, यहाँ टर्टोइस सर्वाइव नहीं कर पाया, एक्सटेंट हो गया 1 ही डिकेड के अंदर बिकॉज ऑफ गोट। जब क्यों हुआ? क्योंकि गोट के पास ब्राउजिंग कैपेसिटी ज्यादा थी और हमारे टर्टोइस के पास ब्राउजिंग कैपेसिटी नहीं थी। तो सकते किस तरीके से जो ज्यादा खुद को एफिशिएंट रखेगा वो ऑब्वियसली ही जीतने वाला है। एक और बात क्या देखी गई है ना, कि मान लीजिए 2 स्पीशीज है, एक है स्पीशीज ए मान लीजिए, एक है स्पीशीज बी। क्या देखी गई है? अगर किसी एरिया में सिर्फ स्पीशीज ए रहता था, लेकिन ये क्या था ना, कमजोर था बेचारा, और बी क्या था? सुपीरियर था। क्या देखा गया ना कि अगर हम लोग किसी तरीके से इस बी को रिमूव कर देते ना, ए और बी में देखिए ए कमजोर था, बी सुपीरियर था, तो अगर अगर एक्सपेरिमेंटली बी को रिमूव कर दिया जाए ना, तो ए उस एरिया में ज्यादा फ्लरिश करता है, ज्यादा बेसिकली एक्सपैंड करता है, बिकॉज उसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता, कोई सुपीरियर स्पीशीज नहीं होती है। इसको क्या बोलते हैं ना, ये एक तरीके से नेचर में ये जो कंपटीशन हो रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव रिलीज बोलते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, एक है कॉर्नेल ने एक बहुत ही अच्छा फील्ड एक्सपेरिमेंट किया, जहां पर उन्होंने क्या दिखाया कि रॉकी जो कोस्ट होता है स्कॉटलैंड में, रॉकी सी कोस्ट है, ओके, इसमें क्या दिखाया कि कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्नेकल्स थे। बैलेनस जो थे ना, इंटरटाइडल एरिया में डोमिनेट कर रहे थे। एक सुपीरियर बार्नेकल्स, ये सुपीरियर जो बड़े बड़े आप देख रहे हैं ना, ये बड़े बड़े बार्नेकल्स जो थे वो इस एरिया को डोमिनेट कर रहे थे। ओके ना, इनमें ना छोटे छोटे बार्नेकल्स भी प्रेजेंट थे, जिनको क्या बोलते हैं? चितामलस जो थे, ये क्या थे? स्मॉल वाले जो बार्नेकल्स थे वो थे, ये दोनों रहते थे यहाँ पर। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या दिखाया गया कि रॉकी सी कोस्ट स्कॉटलैंड में, जहां पर लार्ज और कॉम्पिटिटिव सुपीरियर बार्नेकल्स जो थे, ये सुपीरियर वाले जो बार्नेकल्स थे, ये डोमिनेट कर रहे थे, उनका जो स्मॉल वाले जो बार्नेकल्स थे ना, उनको डोमिनेट कर रहे थे। ठीक है, ये क्या था? रॉकी सी कोस्ट का एक एग्जांपल था। अब इन जनरल तो हर्बीवोर्स और जो प्लांट्स होते हैं ना, ये ज्यादा इफेक्ट होते हैं कंपटीशन से देन कार्निवोर्स। कार्निवोर्स में उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है कंपटीशन का, लेकिन याद रखिएगा हर्बीवोर्स और प्लांट्स में ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कंपटीशन का। ओके, नाउ यहां आती है एक गॉस का कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी कंपटीशन को हटाओ भाई। इस तरीके से क्या प्रिंसिपल है? इसमें क्या बताया जा रहा है ना, कि 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज अगर सेम रिसोर्सेज के लिए कंपीट करती हैं, तो ये को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली नहीं कर सकती है। कंपेटिटिवली जो इंफीरियर होता है, यानी जो कमजोर होता है, वो एलिमिनेट हो जाता है। फिर से बता रही हूं, गॉस ने कंपटीशन एक्सक्लूड करने का प्रिंसिपल क्या बताया है कि यहां पर अगर 2 रिलेटेड स्पीशीज आपस में कंपीट करती है सेम रिसोर्सेज के लिए, तो दोनों नहीं को एग्जिस्ट कर सकते। अगर घर में लड़ाई चलती रहेगी तो घर कभी भी सुख शांति वाला नहीं होगा। इसलिए इसमें क्या होता है, जो फाइनल इंफीरियर वाला होता है वो एलिमिनेट हो जाता है और जो सुपीरियर होता है वही जीतता है। ओके, ये मे बी ट्रू अगर रिसोर्सेज लिमिटेड होती है तभी, बट नॉट अदरवाइज। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होती ना, तो फिर ये जो
इंफीरियर वाला भी होता ना, उसको भी फर्क नहीं पड़ता। क्या है, मैंने जो अभी आपको बताया कि इंफीरियर वाला एलिमिनेट हो जाता है कंपटीशन के कारण, लेकिन ये हर बार जरूरी नहीं होता है, बिकॉज यहाँ होती है इवॉल्विंग मैकेनिज्म। जो इंफीरियर होता है वो खुद को इवॉल्व करता है कि मैं किसी इस तरीके से इवॉल्व हो जाता हूँ, इस तरीके से मैं कुछ इवोल्यूशन हो जाए मेरा कि मैं भी सुपीरियर बन जाऊं, मैं भी इन कंपटीशन को फेस करने के लायक काबिल बन जाऊं। तो यही इसी से क्या होता है ना, को एग्जिस्टेंस वाला ज्यादा आपको देखने को मिलेगा रादर देन एक्सक्लूजन। यानी कि ये पूरा का पूरा एक्सक्लूड नहीं हो जाता है, एलिमिनेट नहीं हो जाता है, खुद को इवॉल्व कर लेता है उस सर्कमस्टांसेस से कि भाई मेरे साथ सुपीरियर वाला लड़ने आ रहा है तो मैं कुछ ऐसा करता हूं कि खुद को इवॉल्व कर लूंगा। तो को एग्जिस्टेंस होती है रादर देन पूरा का पूरा एक्सक्लूड कर देने का। और इसी मैकेनिज्म को कहते हैं रिसोर्स का पार्टीशनिंग, यानी रिसोर्स को पार्टीशन कर लिया गया। जैसे मान लीजिए, मैं बस एग्जांपल दे रही हूं, जैसे मान लीजिए एक है स्पीशीज ए, एक है स्पीशीज बी, इनमें से ए जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है और बी जो है वो इंफीरियर है बेचारा, ठीक है, ये कम स्ट्रांग है और दोनों ही कंपीट कर रहे हैं कुछ घास के लिए। तो ए वाला ऑब्वियसली बी को हरा देगा। तो क्या बोला जा रहा था कि बी हार के पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है। क्या पता बी खुद को इवॉल्व करके सोचे भाई अगर इससे लड़ाई हो रही है तो ऐसा करता हूं मैं कोई और घास खा लूंगा। तो ये क्या हो गया, को इवॉल्व हो गया है। तो ये क्या बोलते हैं इसको, रिसोर्स का पार्टीशन हो गया, रिसोर्स पार्टीशनिंग हो गया है। अगर दो स्पीशीज कंपीट करती है एक ही रिसोर्स के लिए तो वो कंपटीशन को अवॉइड करती है बाय चूजिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ फीडिंग और डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न्स को निकालती है। यानी कि अगर दो स्पीशीज, जैसे मैंने बताया ए और बी, दो स्पीशीज सेम रिसोर्सेज के लिए फाइट कर रही हैं, तो ये कभी भी कंपीट नहीं करना चाहेंगी। ये ऐसा दूसरा सेकंड ऑप्शन बी निकाल लेंगी कि ऐसा करता हूं हम दोनों ही इस घास के लिए करते हैं, इनमें से कोई ये क्या करेगा, कोई और घास के लिए कर लेगा, ये वाला इसको ले लेगा। इससे क्या हो जाता है, डिफरेंट टाइम्स ऑफ फीडिंग कर लेंगे। अच्छा तुम रात में फीड कर लेना, मैं दिन में कर लिया करूंगा, या डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न्स दिखाते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल है, मैक अर्थर ने एक एग्जांपल दिखाया जहां दिखाया कि वार्बल्स जो थे, वार्बल्स की 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आपस में क्या होती है, एक ही पेड़ में रह रही थी। तो आपस में क्या होता, कंपटीशन होता उनके बीच में, 5 स्पीशीज वार्बल्स में। तो इन्होंने कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए एलिमिनेशन वाली टेक्निक नहीं निकाली कि मैं सुपीरियर हूं, मैं ऐसा करता हूं सारा एलिमिनेट कर देता हूं इंफीरियर वाले को। नहीं, इन्होंने को एग्जिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी निकाली कि इन्होंने अपना बिहेवियर डिफरेंट कर लिया। 5 थे, कुछ दिन में कर लेते थे खाना खाने के लिए, कुछ रात में निकलते थे, कुछ दोपहर में निकलते थे। और तो फोरेजिंग एक्टिविटी में कुछ बिहेवियरल चेंज करके आप कंपटीशन को हटा के को एग्जिस्ट साथ में कर सकते हैं। तो बाय दिस हमने कंपटीशन भी पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। नाउ पैरासिटिज्म की बात करेंगे। पैरासिटिज्म एक इस तरीके से होता है कि फ्री लॉजिंग या फ्री में आपको मील मिल रहा है। बहुत सारे टेक्सोनोमिक ग्रुप में इवॉल्व करके प्लांट में भी आपको देखने को मिलेगा पैरासाइट, हायर वर्टिब्रेट्स में भी आपको पैरासाइट देखने को मिलेगा। पैरासाइट मैंने आपको समझाया है, जैसे मस्किटोज होते हैं वो क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट सक कर लिया, जो हेल्थी चीजें हैं ब्लड सक कर लिया, तो ये क्या पैरासाइट्स है। ये क्या कर रहे हैं, फ्री लॉजिंग फ्री मील को एंजॉय कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, सारे प्लांट्स में भी पैरासाइट होते हैं। आपने सोचा होगा बस मच्छर वच्छर ही तो पैरासाइट होते होंगे, नहीं, प्लांट्स में भी पैरासाइट्स होते हैं और हायर वर्टिब्रेट्स में भी होते हैं। ये पैरासाइट्स ना इवॉल्व होते हैं होस्ट स्पेसिफिक, यानी मैं इसी को काटूंगा, इसी का खून चूसूंगा। क्या हो जाता है कि होस्ट और पैरासाइट दोनों ही को इवॉल्व करते हैं। एक तरीके से आप टेंड टू को इवॉल्व करते हैं। दैट इज, क्या मतलब है कि ये को इवॉल्व करते हैं, अगर होस्ट किसी स्पेशल मैकेनिज्म से इवॉल्व करता है रिजेक्टिंग या इस पैरासाइट को रेसिस्ट करने के लिए, तो पैरासाइट भी इवॉल्व करता है जिससे कि ये काउंटर कर पाए, न्यूट्रलाइज कर पाए और इस होस्ट सेम स्पोर्ट होस्ट पे ही ये सक्सेसफुल अपना काम कर पाए। नहीं समझ आया, सुनिए, ये है आप, ओके ना। आपने सोचा भाई ये मस्किटो जो है, मेरा मस्किटो बार बार मुझे काटता है, परेशान करता रहता है, ऐसा करता हूं मैं ऑल आउट लगा देता हूं। तो ऑल आउट आपने लगाया, ये ऑल आउट क्यों लगाया, ताकि आप खुद को इस पैरासाइट से यानी इस मॉस्किटो से खुद को बचा पाए। बट क्या मॉस्किटो बैठ के आपका मुंह देखता रहेगा, अच्छा अच्छा पैर लगा रहा है ऑल आउट, अब कोई बात नहीं, चलो दोस्तों अब ये कहानी खत्म होती है, अब हमारी हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ये भी को इवॉल्व होगा। अब आप देखते होंगे ऑल आउट के ऊपर भी मच्छर जाके बैठता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इसने भी को इवॉल्व कर लिया ताकि होस्ट आप ही का वो खून चूसे, है ना। तो यही यहाँ पर गिवन है कि पर जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक खुद को बनाते हैं और को इवॉल्व भी करते हैं। अगर होस्ट कुछ ऐसा करे जिससे किसी तरीके से ये पैरासाइट उनको ना काटे, तो ये पैरासाइट भी ऐसा मैकेनिज्म करते हैं जिससे कि ये जो आपने मैकेनिज्म लगाया इसको ये न्यूट्रलाइज कर दे और सक्सेसफुल आप ही को वो खून चूसेंगे। जो पैरासाइट्स होते हैं ना उनमें अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होता है, एडहेसिव ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, उसके बदले क्या प्रेजेंट होता है, सकर्स प्रेजेंट होते हैं, क्या, ताकि वो चूस पाए। एक तरीके से क्या है, स्ट्रॉ प्रेजेंट होगा जिससे आपका वो ब्लड चूस पाएगा, है ना। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है, ब्लड पीता है उसमें क्या डाइजेस्ट करना है ना। देन हाई रिप्रोडक्टिव
कैपेसिटी याद रखिएगा ज्यादा होती है ताकि ये जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करें। तो देखिए अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स वगैरह इन्होंने निकाल दिया, अपना एडहेसिव ऑर्गन्स लगाए। एडहेसिव यानी किसी तरह से आपके बॉडी पे ये चिपक जाए, इस तरीके से एडहेसिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हुआ। सकर्स का हुआ, जिससे कि स्ट्रॉ लगा के वो आपका ब्लड पी सके। सकर जैसे आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं कैसे सकर्स से आपका ब्लड ये ड्रिंक कर रहा है। नाउ यहाँ पर लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, ब्लड है उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा चीजें इन्होंने रिमूव कर दी। और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी लेकिन हाई रखा कि जल्दी जल्दी मैं बच्चों को जन्म दूंगा तो ठीक रहेगा मेरा पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। और इनकी लाइफ साइकिल जो पैरासाइट की होती है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि इनमें इन्वॉल्व होते एक या दो इंटरमीडिएट होस्ट या वेक्टर से, जिससे कि ये फैसिलिटेट कर पाए पैरासाइटेशन ऑफ इट्स प्राइमरी होस्ट। अब जैसे अभी हम पढ़ने भी वाले हैं, देखिए जैसे ह्यूमन लिवर फ्लूइड एक होता है, ये क्या होता है ना, एक ट्रिमेटोड पैरासाइट है। ये क्या करता है, दो इंटरमीडिएट होस्ट दैट इज स्नेल और एक फिश पे डिपेंडेंट होता है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। कैसे, देखिए यहां पर क्या होता है ना, ये लिवर फ्लूइड क्या है, स्नेल पे पहले डिपेंडेंट है और स्नेल से फिर क्या होता है, पास ऑन होता है फिशेस में, और फिशेस में पास ऑन होने के बाद ये आपके बॉडी में चला जाता है, जिससे ये फिर फाइनली जो आप पूप करते हैं उससे क्या फाइनल फिर स्नेल के पास जाएगा, स्नेल से। यानी कि यहां पर लिवर फ्लूइड के पूरे लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसको किसकी जरूरत पड़ी है, स्नेल और फिश की जरूरत पड़ी है, दो इंटरमीडिएट वेक्टर्स की जरूरत पड़ रही है। मलेरिया का भी जो पैरासाइट होता है उसमें भी एक तरीके से उसको वेक्टर चाहिए होता है, जिससे कि ये दूसरे होस्ट में स्प्रेड कर पाए, है ना। मेजॉरिटी जो पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट को हार्म ही पहुंचाते हैं। मस्कीटो आपको काटता है तो आपको कुछ अच्छा फील नहीं होता है, वो हार्म ही आपको पहुंचा रहा है ना, और आपके सर्वाइवल, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी को रिड्यूस कर देता है। अब आप सोचेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे रिड्यूस होते है, अरे भाई मलेरिया से अगर डेथ होगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी तो रिड्यूस ही होगी, आपको फिजिकली वीक कर देता है। जब डेंगू वगैरह होता है तो क्या होता है, इंसान बहुत वीक हो जाता है। तो पैरासाइट आपको हार्म ही कॉज करते हैं, आपकी सर्वाइवल का चांसेस को रिड्यूस कर देते हैं, आपकी ग्रोथ कम कर देते हैं, रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी कम कर देते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाती है और आपको फिजिकली वीक बना देते हैं। वो पैरासाइट क्या करे, एक्सटर्नल सरफेस पे फीड करे होस्ट ऑर्गेनिज्म के, उनको कहते हैं एक्टो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट का मतलब आपके बॉडी के ऊपर चढ़ के वो फीड कर रहा है, यानी कि जैसे मस्कीटो क्या है, वो भी एक्टो पैरासाइट है, यानी आपके बॉडी के ऊपर ही वो रह रहा है, अंदर तो नहीं जा रहा है ना, ऊपर से ही वो फीड कर रहा है। मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल जैसे आपके बाल की जुएं हो गई, जैसे डॉग में क्या होती है, टिक्स लग जाती है, टिक्स भी छोटे छोटे जुएं टाइप की कीड़े डॉग में लग जाती है, तो वो क्या है, डॉग के शरीर के अंदर नहीं जा रही है, वो पैरासाइट है, एक एक्टो पैरासाइट है जो उनके एक्सटर्नल सरफेस पे, आपकी जुएं आपके दिमाग के अंदर नहीं घुस रही है, वो बस आपके बालों में है और आप ही के ऊपर से फीड कर रही है ना। बहुत सारी मैराइन फिशेस के पास ना एक्टो पैरासिटिक कॉप, तो कोपॉड्स क्या है, मैराइन फिशेस में प्रेजेंट होते हैं। एक्टो क्योंकि ये पैरासाइट होती है, बाहर से किसी का सक करेंगी तो इसीलिए यहाँ पर इनके पास कॉपॉड्स भी प्रेजेंट होते हैं। एक कसकटा होता है, ये पैरासिटिक प्लांट है। ये जो कसकटा पैरासिटिक प्लांट है ना, इसमें क्लोरोफिल और लीफ नहीं होता है, एवोल्यूशन कर करके इसने क्लोरोफिल और लीफ को रिमूव कर दिया, बिकॉज ये जानता है कि भाई मैं तो पैरासाइट हूं, मैं तो किसी और पे चिपड़ के उसकी न्यूट्रिएंट्स ले लूंगा, तो मुझे ये क्लोरोफिल खाना खुद से बनाने और लीव्स वगैरह की क्या ही जरूरत है, किचन की क्या ही जरूरत है, लीव्स इज द किचन ऑफ द प्लांट। तो ना इसके पास किचन है और ना खाना बनाने की सामग्री ये रखता है। ये क्या करता है, ये हेज प्लांट्स वगैरह पे ग्रो करता है, उनके न्यूट्रिशन लेता है। अब यहाँ आती है एक और बात कि हाँ, जो फीमेल मस्कीटो को हम लोग पैरासाइट नहीं कंसिडर करते हैं। फीमेल याद रखिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फीमेल मस्कीटो जो होती है उसको पैरासाइट नहीं कंसिडर करते हैं, इवन दो उसको हमारे ब्लड की जरूरत पड़ती है रिप्रोडक्शन के लिए, फिर भी याद रखिएगा फीमेल मस्कीटो को पैरासाइट नहीं कंसिडर किया जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट एंडो पैरासाइट का क्या मतलब हुआ, देखिए अभी हम लोग एक्टो वाला का पढ़ा, एक्टो यानी बाहरी बाहरी आपको नुकसान पड़ा, एंडो मतलब अंदर चले जा रहे हैं, यानी आपके होस्ट के अंदर रह रहे हैं डिफरेंट साइड्स पे, जैसे लिवर में या किडनी में हो जाते हैं कीड़े, या फिर लंग्स वगैरह हो गए, रेड ब्लड सेल वगैरह में। तो इनका लाइफ साइकिल कैसे होता है, इनका लाइफ साइकिल चलता है एक तरीके से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इनको एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। देखिए जो बाहर है, जो एक्टो वाले, उनको कुछ इतना स्पेशलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ जो एंडो अंदर रह रहे हैं उनको स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, और अपने लाइफ साइकिल को ये क्या बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। उनकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी जो होती है ना, वो ग्रेटली सिंप्लीफाइड कर देते हैं। जबकि किस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं अपने रिप्रोडक्टिव वाले पे, कि जितनी जल्दी हम बच्चों को प्रोड्यूस करें और इसके शरीर के अंदर अपना हक बना लें। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इनमें मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी तो सिंपल रखना चाहते हैं, बस रिप्रोडक्शन पोटेंशियल बढ़ा लेते हैं जो अंदर रहते हैं किसी के। नाउ ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है, ब्रूड पैरासिटिज्म एक बहुत ही फैसिनेटिंग एग्जांपल है, जहां पर पैरासिटिक बर्ड्स जो होती है ना, वो अपने अंडे किसी और होस्ट के नेस्ट पे जाके
में रख देती है और उस होस्ट को इनक्यूबेट करने देती है। नहीं समझ आया? समझिए, ये हो रहा है स्कैम आपके कौवे भाई साहब के साथ। स्कैम कौन कर रही है? कोयल, कक्कू कर रही है कौवे के साथ स्कैम। क्या कर रही है स्कैम? जब कौवे ने अपना अंडा दिया नेस्ट में, ना ये कौवा कहीं गया होगा, ना ये कक्कू क्या करती है, ये आलसी भाई कक्कू का काम है मैं गाना गाऊंगी, मेरे को नेस्ट बनाने का काम नहीं है, आई एम सेल्फ इंडिपेंडेंट, नाउ आई विल जस्ट सिंग। लेकिन हाँ, बच्चों का जन्म होगा तो मैं कहाँ रखूंगी अगर घर नहीं बनाऊंगी? तो कक्कू क्या करती है? स्कैम करती है कौवे के साथ। ये क्या करती है? अपने अंडे कौवे के नेस्ट में लगा देती है, और जब कौवा वापस आता है तो उसको थोड़ी पता चलेगा अंडा मेरा है कि किसका है। कौवा अपने बच्चों के साथ कक्कू के बच्चों को भी पालता है, बिकॉज उसको पता नहीं होता है। फिर जैसे ही ये अंडे वंडे टूट जाते हैं, कक्कू का बच्चा निकल जाता है, क्रो का बच्चा निकल जाता है, तब इसको थोड़ा सा डिफरेंस समझ आता है कि शायद मेरे बच्चे नहीं है ये। और तब तक कक्कू बड़ा हो गया होता है, वो बच्चा तो फूट गया होता है, तो ये उड़ जाता है कक्कू वाला जो होता है। और इससे क्या हो रहा है? कक्कू को नेस्ट भी नहीं बनाना पड़ रहा है, क्रो के नेस्ट में डाल दे रही है। क्रो बेचारा कंफ्यूजन में, जितनी देर में इसका कंफ्यूजन दूर होता है तब तक ये अंडे से बाहर निकल जाती है कोयल और उड़ जाती है। तो ये क्या हो गया? ब्रूड पैरासिटिज्म हो गया। जहां पैरासिटिक बर्ड कौन हो गई? कक्कू आपकी पैरासिटिक बर्ड हो गई। ये अंडे होस्ट में, होस्ट कौन है? यहाँ क्रो आपका होस्ट है, होस्ट में जाके अंडे को लेकर दे रही उसके नेस्ट में, और होस्ट इनक्यूबुलेट कर रहा है। तो इनक्यूबेट कौन कर रहा है? यानी कौन पाल रहा है? होस्ट पाल रहा है। अब इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, तो देखिए यहां पर अगर अंडों के साइज डिफरेंट रहेंगे, कौवे के अंडे अगर अलग साइज के रहेंगे, कक्कू के अंडे अलग साइज के रहेंगे, तो इसको शुरुआत में अगर पता चल गया तो ये तो अंडे फोड़ देगा। इसीलिए इवॉल्व करने के लिए कक्कू क्या करती है ना, सेम शेप और साइज, जैसे क्रो के अंडे सेम शेप साइज के होते हैं ना, वैसे ही कक्कू भी अपने अंडे उसी सेम शेप साइज का निकालती है, यानी इवॉल्व करती है, जिससे कि होस्ट का जो एग है ना उसी के साइज जितना हो, उसी के कलर जितना हो, जिससे कि ये जो होस्ट है वो ये ना पहचान जाए कि अरे ये तो लगता है दूसरे का अंडा है, और रिजेक्ट ना कर दे अपने नेस्ट से। यहाँ पर कक्कू, जो इसका कोयल भी कहते हैं, और जो क्रो आप अगर देखे होंगे कभी नेबरहुड में तो ध्यान से देखिएगा, यही चलता है इसमें। अब बात करते हैं हम लोग कमेंसलिज्म की। तो अभी हमने पूरा पैरासिटिज्म वाला खत्म कर लिया, इसमें एक ब्रूड पैरासिटिज्म याद रखिएगा। ओके, नाउ कमेंसलिज्म क्या होता है? कमेंसलिज्म में मैंने बताया एक को फायदा होगा और दूसरे को ना फायदा ना नुकसान, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कैसे? देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक स्पीशीज बेनिफिट होगी और दूसरी स्पीशीज ना हार्म ना उसको कुछ फायदा मिलेगा, वो नॉर्मल है। जैसे कि तो ऑर्चिड्स जो होते हैं ना वो एपिफाइट के रूप में जो मैंगो की ब्रांचेस होती है ना उसमें ग्रो करता है। तो क्या मैंगो को फर्क पड़ेगा कि मेरे ऊपर कोई है? नहीं, लेकिन ऑर्चिड को तो रहने का घर मिल गया ना। तो ये देखिए, जैसे ऑर्चिड्स क्या है, यहाँ मैंगो के ब्रांचेस पे उगते हैं, मैंगो को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑर्चिड्स का फायदा हो गया, यानी एक का फायदा और दूसरे का ना नुकसान ना फायदा हो गया। ओके, नाउ एक और एग्जांपल देखिए, जैसे बार्निकल्स होती हैं, बार्निकल्स जो होती है ना छोटे छोटे, वो वेल के पीठ पे इस तरीके से उग जाते हैं। आप देख सकते हैं बार्निकल्स जो है ना ऐसे वेल की पीठ पे उग जाती है, जो व्हाइट व्हाइट देख रहे हैं। इसमें क्या वेल को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, वेल को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार्निकल्स को रहने की जगह मिल गई। तो ये क्या हो गया? बार्निकल्स का फायदा, यानी एक का फायदा दूसरे का ना फायदा ना नुकसान। अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आपने कैटल एग्रेट और ग्रेजिंग कैटल की दोस्ती देखी होगी। यहाँ क्लोज एसोसिएशन क्या होता है? यहाँ पर आपने देखा होगा कैटल्स के ना आगे पीछे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आगे पीछे घूमते रहते हैं। क्यों? इसमें क्या होता है ना, जब कैटल्स वॉक करते हैं तो वॉक करने से यहाँ पर प्लांट्स पे जो थोड़े बहुत कीड़े बैठे रहते हैं, जैसे ये वॉक करते हैं तो ये कीड़े उड़ते हैं, जैसे ही कीड़े उड़ते हैं तो वाली पक्षी जाके उन कीड़ों को खा लेती है। यानी कि इनके मूवमेंट से, जैसे कैटल ग्रेजिंग करने के लिए मूवमेंट करते हैं तो इनमें जो कीड़े वगैरह बैठे रहते हैं वो हिलते हैं, इधर उधर उड़ते हैं, तो ये पकड़ के उन कीड़ों को खा लेती है। यानी कि इसमें क्या काऊ का कोई फायदा नुकसान हो रहा है? नहीं, ये तो अपना ग्रेजिंग करने निकला है। अब इसके कारण इसका तो फायदा हो जा रहा है, यानी एक का फायदा और काऊ का ना फायदा ना नुकसान, ये क्या है? नॉर्मल, अपना न्यूट्रल है। यानी जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, कैटल एग्रेट और जो बेसिकली ग्रेजिंग कैटल्स होती है इनमें क्लोज एसोसिएशन होता है, जहां पर क्या होती है आसपास घूमती रहती है कैटल के। तो जैसे ही कैटल मूव करते हैं और पूरे इस इंसेक्ट्स आगे पीछे उड़ने लगते हैं, तो जैसे ही उड़ते हैं तो ये जो एग्रेट्स होते हैं वो जाके उनको पकड़ के खा लेती हैं। एक और एग्जांपल, जैसे जो एनीमोन होता है ना उनके पास स्ट्रिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं और एक क्लाउन फिश होती है। क्या होगा ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये लंबे लंबे जो आप लाइंस देख रहे हैं, ये क्या है? ये टेंटिकल्स है, और ये है हमारी प्यारी सी क्लाउन फिश। देखिए किस तरीके से क्लाउन फिश का फायदा हो रहा है और इसका ना फायदा ना नुकसान। देखिए कैसे हो रहा है। देखिए इसमें क्या था, सी एनीमोन में टेंटिकल्स प्रेजेंट थे, तो और ये क्लाउन फिश उन्हीं के बीच में जाके रहती है, तो इसके कारण इन टेंटिकल्स से इसका प्रोटेक्शन भी हो जाता है। जो प्रेडेटर्स हैं जो क्लाउन फिश को खाने आ रहे हैं वो इन टेंटिकल्स से उनको चोट लगती है और ये दूर भागते हैं। इसका मतलब ये टेंटिकल्स तो इसने ऐसे ही लगा रखे हैं, इस टेंटिकल के हेल्प से इसका फायदा हो जा रहा है कि इसको प्रोटेक्शन भी मिल जा रहा है, घर भी मिल जा रहा है, प्रेडेटर इसको खा भी नहीं रहा है क्लाउन फिश को। कमेंसलिज्म रिलेशनशिप जहां पर इसका क्लाउन फिश का फायदा हो रहा है, इसको घर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या टेंटिकल्स का कोई नुकसान हो रहा है? नहीं, यहाँ टेंटिकल का ना नुकसान ना फायदा, ये न्यूट्रल है। तो ये हो गया एक और एग्जांपल किस तरीके से स्ट्रिंगिंग टेंटिकल्स से इसका
क्लाउन फिश की बात हुई। तो हमने ये 4 एग्जांपल्स पढ़े कि एक का फायदा, दूसरे का ना फायदा ना नुकसान, नोन एज कमेंसलिज्म। अब जानते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म यानी कि हम दोनों का ही फायदा होगा, सबका साथ सबका विकास। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ बेनिफिट्स होंगे दोनों ही इंटरैक्टिव स्पीशीज को। ये लाइकन जो है ना एक इंटरमीडिएट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप दिखाता है फंगस और फोटोसिंथेटिक एल्गी और जो साइनोबैक्टीरिया जिसको कहते हैं इनके बीच में। उसी तरीके से जो माइकोरिजा होता है ये किस केस में, फंगस और जो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स होते हैं इनमें एसोसिएशन से दिखाता है। फंगस क्या हेल्प करता है प्लांट्स को कि वो एब्जॉर्ब कर पाए न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से, वाइल जो प्लांट उसको बदले में क्या देता है, एनर्जी, यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स दे देता है। तो इस तरीके से सबका साथ सबका विकास म्यूचुअलिज्म में चलता है। तो एक मस्ट फैसिनेटिंग इवोल्यूशनरी में आपको एक बात बताती हूँ, म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल प्लांट्स और एनिमल्स का, मतलब ये तो बिल्कुल क्लियर ही कर देगा आपको। देखिए जैसे कि प्लांट्स को एनिमल्स की जरूरत पड़ती है पॉलिनेशन के लिए, यानी कि पॉलन ग्रेन को इधर से उधर ले जाने के लिए कौन यूज करता है, यहाँ पर प्लांट्स एनिमल्स को यूज करता है। और साथ में सीड डिस्पर्सल के लिए भी, कि सीड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाके फिर जब एनिमल्स उसको फेंक देते हैं तो उसके बाद वहीं से न्यू प्लांट का शुरुआत होती है। तो सीड डिस्पर्सल और पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स एनिमल्स की हेल्प लेते हैं। तो एनिमल्स को बदले में भी तो कुछ मिलना चाहिए, उनको भी तो फीस देना चाहिए, नहीं तो वो क्यों करेंगे फ्री में काम। इसीलिए एनिमल्स की सर्विस के लिए क्या फीस दिया जाता है, पॉलन, नेक्टर, पॉलिनेटर्स को दिया जाता है। यहाँ पर पॉलिनेटर्स आएंगे, शहद लेंगे, पॉलेंस वगैरह लेंगे और फिर उनको उसके बदले में पॉलिनेशन करवा देंगे। वही अगर सीड डिस्पर्सल कराना रहता है तो बदले में एनिमल्स को क्या मिलता है, जूसी और न्यूट्रिशनस फ्रूट मिलता है। तो आप फ्रूट खाते हैं, फ्रूट खाने के बाद उसकी गुठली तो आप फेंक ही देते, तो गुठली फेंके तो उससे सीड डिस्पर्स हो गया, अब वहां से न्यू प्लांट जमेगा। लेकिन यहाँ आते हैं चीटर्स। म्यूचुअली बेनिफिटेड सिस्टम में भी आ जाते हैं कुछ चीटर्स, जहां पर ये चुरा लेते हैं नेक्टर और कोई पॉलिनेशन भी नहीं कराते हैं, यानी नेक्टर भी ले लिए, शहद भी ले लिया और बदले में पॉलिनेशन नहीं कराया। तो ये क्या हो गया, बीच में आते हैं चीटर, जहां पर कुछ एनिमल्स नेक्टर चुरा के पॉलिनेशन भी नहीं कराते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स का जो इंटरैक्शंस होता है इसमें इन्वॉल्व करता है को इवोल्यूशन ऑफ म्यूचुअलिस्ट, दैट इज इवोल्यूशंस ऑफ फ्लावर्स और उनके पॉलिनेटर्स टाइटली लिंक्ड विद एक अनदर, यानी एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते फ्लावर्स और उनके पॉलिनेटर्स। बहुत सारे स्पीशीज जैसे फिग ट्रीज के स्पीशीज होते हैं ना, वहां पर एक दूसरे से ये बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड होते हैं अपने वास्प। वास्प क्या है, इनका पॉलिनेटर है। तो फिग का पॉलिनेटर वास्प होता है, तो फिग को पॉलिनेट कराने के लिए वास्प जो है ना, इन दोनों का बहुत ही अच्छा टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप होता है। जैसे आप फिगर में भी यहाँ देख सकते हैं कैसे यहाँ पर म्यूचुअल रिलेशनशिप फिग ट्री और वास्प में क्या होता है कि पार्टनर यानी वास्प जो है वही सिर्फ और सिर्फ फिग को पॉलिनेट करवा सकती है, उसके सिवा और कोई स्पीशीज फिग का पॉलिनेशन नहीं कराती। तो वास्प इसकी एक पार्टनर बन गई है ना। इसके बदले वास्प को क्या मिलता है, सबसे पहले वास्प जो है ना ये फ्रूट को ना सिर्फ ओविपोजिशन यानी एग लेइंग के लिए, यानी देखिए जो फिग फ्रूट का यहाँ पर ये क्या करती है, एग लेज करती है वास्प जो होती है, इसके लिए काम करवा लेती है। और दूसरा यहाँ पर डेवलपिंग सीड को नरिशिंग के रूप में यूज करती है। सीड है वो सीड डेवलप हो रहा है तो उसको अपने बच्चों के नरिशमेंट के लिए यूज करती है और बदले में क्या करती है, इस फिग का क्या करा देती है, पॉलिनेशन करा देती है। तो जब ये सूटेबल कहाँ मैं एग ले करूँ, कहाँ एग ले करूँ, ये सब जब सर्च कर रही होती है ना, उसी में ये क्या करती है, अपने अपने बॉडी में पोलन ग्रेन्स चिपका के इस फिग का करा देती है पॉलिनेशन, है ना। और यहाँ पर इन रिटर्न क्या मिल रहा है, वास्प को पॉलिनेशन करा दे रही है फिग का और एज अ फूड यहाँ पर उसको अपने बच्चों के लिए भी एज अ फूड निकाल ले रही है। अब यहाँ आती है ऑर्चिड्स। ऑर्चिड्स ना एक बहुत ही विवाइल्डरिंग डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न्स शो करती है। ये क्या होती है ना, ये इवॉल्व करती है खुद को, जिससे ये अपने राइट पॉलिनेटर जो इंसेक्ट होता है जैसे बीज या बम्बल बीज, उनको अट्रैक्ट कर पाए और एक एंश्योर कर पाए कि गारंटी मेरा पॉलिनेशन होगा ही। इसमें से आप खुद सोचिए, ऑर्किड्स जो है वो बीज और बम्बल बीज को अट्रैक्ट करके पॉलिनेशन करवाती है, लेकिन इनमें से सब ऑफर नहीं रिवॉर्ड करती है, यानी कि इनको कुछ बदले में कुछ ऐसी ऑर्चिड्स होती है ना, वो बदले में इनको रिवॉर्ड्स नहीं देती। जैसे जो मेडिटेरियन ऑर्चिड्स ऑफिरिस है, ये क्या करती है ना, एक सेक्सुअल डिसेट करती है, यानी कि कुछ स्कैम करती है। क्या स्कैम करती है, स्कैम करके पॉलिनेशन करवा लेती है, यानी बदले में इनको कुछ नहीं देती है जबकि अपना पॉलिनेशन भी करा लेती है। इसमें क्या होता है ना कि फ्लावर जो है उसका एक पीटल जो होता है ना, वो एक तरीके से बियर्स एन अनकैनी, जो कि एक रिसेम्बलेंस देता है फीमेल की तरह, एक फीमेल साइज जो बी की फीमेल होती है ना उसकी तरह सेम साइज कलर मार्किंग कर लेता है। तो देखिए यहाँ पर पीटल है, ये क्या है ना, ये फूल का ही पेटल है। इसी पेटल ने कुछ इस तरीके से बन लिया है कि मेल को अट्रैक्ट करने के लिए इसको लगे कि अरे ये तो मेरी फीमेल है और ये अट्रैक्ट होके आ जाएगा। यहाँ मेल भी अट्रैक्ट होगा और सोचेगा कि ये मेरी फीमेल है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, सूडो कॉपुलेशन हो जाएगा, यानी कि ये तो फीमेल थी नहीं, इसकी बस कॉपुलेट कर दिया, यानी कि सूडो यानी झूठा कॉपुलेशन हो गया, इसके साथ स्कैम हो गया। और इसमें क्या हो जाता है, वाइल कॉपुलेटिंग ये क्या होगा, पॉलन का ये डस्ट जो है, पॉलन अपने ऊपर जो चिपकाया रहता है कॉपुलेशन के वक्त, ये पॉलन इस पे गिर जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से दूसरे फ्लावर
कब कैसे पॉलन को ट्रांसफर कर लिया सूडो कॉपुलेशन की हेल्प से, यहाँ पर मेल वाले को फीमेल वाला जैसा बन के एक इसका पेटल फीमेल वाला दिखा के मेल वाले को गुमराह कर लिया, इसको सूडो कॉपुलेट करा के उसके बदले इसका जो पॉलन था ले लिया इसने। तो यहाँ पर हियर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से को एवोल्यूशन इवॉल्व कैसे हुए, ये ऑपरेट कैसे करता है। अगर अब आप सोचिए क्या हो अगर फीमेल का बी जो होती है उसने अपना कलर पैटर्न वगैरह चेंज किया, अगर थोड़ा सा भी स्लाइटली भी चेंज कर लिया तो इस वाले मेल को अब पता चल जाने लगेगा कि ये तो झूठा है, ये तो कुछ और ही है, ये मेरी फीमेल नहीं है। इसीलिए इस बात के लिए इस फूल को भी इवॉल्व होना पड़ेगा। अगर बाई चांस ये जो बीज हैं उनकी फीमेल इवॉल्व होना अगर शुरू हो गई, अगर फीमेल का कलर डिफरेंट होने लगा तो इनके पेटल्स को भी इवॉल्व होना पड़ेगा, वरना मेल समझ जाएगा ये मेरी फीमेल नहीं है, ये मुझे बुद्धू बना रहा है। तो यहाँ पर फीमेल बी का अगर कलर या पैटर्न कुछ भी स्लाइटली भी चेंज होता है तो यहाँ पर पॉलिनेशन का सक्सेस रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ मेल को पता चल जाएगा कि ये शायद मेरी फीमेल नहीं है। इसीलिए ऑर्किड के फूलों को भी को इवॉल्व करना पड़ेगा, अपने पेटल्स को इवॉल्व रखना पड़ेगा, हमेशा ही ये फीमेल जैसे दिखे और मेल को गुमराह करते रहे। तो बाय दिस आई हैव कंप्लीटेड योर दिस चैप्टर। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। तो मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद। अभी दीदी पढ़ाई में लगे अब सब इजी। अभी दीदी तैयारी हो ऐसी कि हो सक्सेस स्पीडी।